तो जैसा कि लास्ट पार्ट में हमने देखा, हानली उस लड़की को लेकर हॉल की तरफ जा रहा था। अब अगला पार्ट बिल्कुल वहीं से शुरू होता है। अर्थफायर हॉल टूल रिफाइनमेंट हॉल की सबसे धाकड़ जगह थी। कहने को तो ये बस 300 मीटर चौड़ा था, पर ससुरा 3 मंजिल ऊंचा बना था। सबसे ऊपर वाली मंजिल पर सारा कच्चा माल रखा जाता था। दूसरी मंजिल पर असली खेल होता था, जहां सीधे जमीन की आग यानी अर्थ फायर से लो ग्रेड के सामान चमकाए जाते थे। और सबसे नीचे भाई साहब, वहां तो जमीन के 100 मीटर अंदर एक गड्ढा था, जहां असली माल यानी हाई ग्रेड जादुई औजारों को तपाया जाता था। हानली अक्सर दूसरी मंजिल के एक कोने वाले कमरे में अपना बोरिया बिस्तर जमाए रहता था। इस बार वो काउंटी लॉर्ड लुक्शु को लेकर वहां पहुंचा ताकि उसका ब्लड वेन सिल्वर साफ कर सके। कमरा थोड़ा अस्त व्यस्त था, तो हानली जाते ही साफ सफाई में जुट गया। लुक्शु बड़े चाव से कमरे को निहारने लगी। उसकी नज़र वहां रखे बड़े से कड़ाहे और आसपास बिखरे 8 लौकी वाले जादुई औजारों पर टिक गई। उसने चहकते हुए पूछा, तो सीनियर मार्शल ब्रदर हान यहीं अपना सारा तामझाम फैलाते हैं? ऐसा लग रहा था जैसे उसने पहली बार कोई ऐसी जगह देखी हो। हानली ने थोड़ी भवें सिकोड़कर पूछा, काहे, क्या काउंटी लॉर्ड ने पहले कभी औजारों को बनते नहीं देखा? उसने कड़ाहे के हत्थे को छूते हुए कहा, बचपन से ही आंट यू के साथ भीतरी ताकत बढ़ाने में लगी रही, कभी ये सब सीखने का मौका ही नहीं मिला, बस अपनी हवेली में ही बैठी रहती थी। हानली ने कड़ाहे की राख देखते हुए धीरे से पूछा, हवेली में ही रहती थीं? तो क्या यू हवेली किसी बड़ी ताकत वाली जगह पर बनी है? ये सुनते ही वो लड़की एकदम से चौंक गई, फिर मुस्कुराकर बोली, अरे, क्या सीनियर मार्शल ब्रदर को वाकई नहीं पता कि मैं किस खानदान की काउंटी लॉर्ड हूं? हानली का माथा ठनका। वो हंसकर बोला, मैं थोड़ा देहाती किस्म का आदमी हूं, मुझे सच में नहीं पता आप कौन हैं। वो खिलखिलाकर हंसी, अरे, ये तो और भी बढ़िया है, फिर तो मुझे अपनी नवाबी झाड़ने की जरूरत ही नहीं। सच कहूं तो मेरा ग्रेट जिन के शाही खानदान से दूर का रिश्ता है। मैंने तो आज तक सम्राट की शक्ल भी नहीं देखी, बस अपने गुरु के साथ लगी रहती हूं। ये तो बुआ ने कहा था कि शाही खानदान की नाक मत कटवाना, इसलिए मुझे ऐसे सज धज कर आना पड़ा, वरना उन बोरिंग लोगों के बीच बैठना बड़ा सिरदर्द है। आपके पास आकर ही मुझे थोड़ा चैन मिला है। अब आप भी उन लोगों की तरह फालतू की बातें मत शुरू कर देना, ठीक है? हानली ने खखार मारी और बोला, ठीक है भाई, मैं वैसे ही बात करूंगा जैसे कर रहा हूं, पर लगता है आपके खानदान के लोग बड़े पहुंच वाले हैं। लुक्शु ने बड़े गर्व से सिर ऊंचा करके कहा, ग्रेट जिन के उन 4 बड़े वैग्रेंट कल्टिवेटर्स के बारे में सुना है? मेरे दादाजी उनमें से एक हैं। ये सुनते ही हानली के तो होश ही उड़ गए। उसने हक्का बक्का होकर कहा, वो 4 महारथी? अरे, उनके चर्चे तो हर जगह हैं। तो आप इतनी बड़ी हस्ती हैं, फिर तो आपका भविष्य एकदम चमकने वाला है। उसने सुना था कि वो लोग नेसेंट सोल लेवल के एकदम खूंखार खिलाड़ी हैं। लुक्शु ने बड़े टशन में कहा, हाँ बिल्कुल, मेरे दादाजी का नाम तो बच्चा बच्चा जानता है। हानली ने अपना नाक खुजाया, उसे लगा कि ये लड़की थोड़ा ज्यादा ही बोल रही है। उसने फालतू बातों पर ध्यान देना बंद कर दिया और कड़ाहे पर कुछ मंत्र मारे। कड़ाहा एकदम से रोशनी से नहा उठा। उसने लुक्शु की तरफ मुड़कर कहा, चलो अब वो माल निकालो। लड़की ने मुस्कुराते हुए एक मुक्के के बराबर पत्थर उसकी तरफ बढ़ाया और बोली, देख लो, अगर ये कीमती पत्थर खराब हुआ तो इसकी भरपाई आपको ही करनी पड़ेगी। पत्थर चांदी की तरह चमक रहा था, पर उसमें लाल रंग की धारियां थीं। हानली ने मन ही मन सोचा कि अगर वो सच में एक छोटा मोटा चेला होता तो इसकी कीमत चुकाने में उसकी 7 पुश्तें बिक जातीं। उसने पत्थर कड़ाहे में डाला, कुछ और सामान मिलाया और जमीन पर पालथी मारकर बैठ गया। उसने अपने शरीर पर एक ताबीज चिपकाया, जिससे नीली रोशनी निकलने लगी। फिर उसने मंत्र पढ़ा और उन 8 लौकी वाले औजारों से आग की लपटें कड़ाहे पर छोड़ दी। कमरे का तापमान एकदम खौफनाक तरीके से बढ़ने लगा। उधर पहाड़ की चोटी पर एक बूढ़ी साध्वी और एक अधेड़ उम्र की औरत आपस में गुपचुप बातें कर रही थीं। साध्वी ने बड़े भारी मन से कहा, वक्त कम है। हमारा शाही खानदान 400 सालों से इस खेल की तैयारी कर रहा है। 8 पीढ़ियों ने इस राज को दबाकर रखा। अगर इस बार हम फेल हुए तो खानदान का नामो निशान मिट जाएगा। हमारी ये क्लैन ने ताकत तो बटोरी है, पर अगर हम उन बड़े गुटों और बुद्ध धर्म वालों से पंगा हुआ तो हम एक झटके में ढेर हो जाएंगे। और वो ढोंगी विद्वान, वो सिर्फ बातों के शेर हैं। मुसीबत आई तो सबसे पहले हमें ही काटेंगे। दूसरी औरत ने आह भरते हुए कहा, बुआ, हम जानते हैं कि हम आग से खेल रहे हैं, पर यही एक मौका है उन लोगों की गुलामी से आज़ाद होने का। याद है हमारे चाचा कैसे मारे गए थे? जैसे ही हम थोड़े ताकतवर हुए, उन बड़े गुटों ने अपने नेसेंट सोल वाले गुंडे भेजकर उन्हें ठिकाने लगा दिया। अगर हमें उन महाशक्तियों के बराबर खड़ा होना है तो हमें वो 2 जादुई खजाने हर हाल में चाहिए। साध्वी की आंखों में गुस्सा और डर दोनों था। वो फुसफुसाते हुए बोली, कहने को तो वो खजाने दुनिया हिला सकते हैं, पर क्या वो हमें सच में उन दिग्गजों के सामने खड़ा कर पाएंगे?
अगर उनके पास भी वैसा ही कुछ हुआ तो वो हमें मसल देंगे। सुंदर औरत ने समझाते हुए कहा, बुआ, डीटी ट्रांसफॉर्मेशन वाले लोग इस दुनिया में भगवान की तरह हैं। उनके सामने कोई नहीं टिकता। पर पिछले 2000 सालों में ऐसे गिने चुने लोग ही हुए हैं। उनमें से ज्यादातर तो ऊपर की दुनिया में चले गए। यहाँ मुश्किल से 2-3 बचे होंगे, और वो भी अपनी पूरी ताकत नहीं दिखा सकते, क्योंकि इस दुनिया के नियम उन्हें रोकते हैं। वो हम जैसे छोटे मोटे झगड़ों में टांग नहीं अड़ाएंगे। साध्वी ने शक भरी निगाहों से उसे देखा। तुझे ये सब कैसे पता? कहीं तू मुझे बहला तो नहीं रही? बड़े बड़े लोग ये राज नहीं जान पाए तो तूने 100 साल में कैसे पता लगा लिया? उसने तुरंत सफाई दी, नहीं बुआ, मैं झूठ नहीं बोल रही। हमारे खानदान ने हाल ही में एक ऐसे बड़े खिलाड़ी को अपने साथ मिलाया है जिसने ये सारी अंदरूनी जानकारी दी है। उसकी बातें हमारे पुराने सुरागों से एकदम मेल खाती हैं, इसलिए हमें उस पर पूरा भरोसा है। एल्डर? अरे ये यी क्लान वाले आखिर कब एक और एल्डर पाल लिए? कोनो आवारा घूमने वाला कल्टीवेटर है या किसी छोटे मोटे गिरोह से आया है? कहीं बाद में लेने के देने न पड़ जाएं। उस जोगन ने घबराहट में एक के बाद एक कई सवाल दाग दिए। अरे चाची, आप फिक्र मत करो, ये बंदा ग्रेट जिन का नहीं है, बल्कि सोरिंग स्काई प्लेन्स का एक घुमक्कड़ कल्टीवेटर है। इसका दमखम एकदम जबरदस्त है और हमने इसके खानदान की पूरी छानबीन कर ली है, कहीं कोई खोट नहीं मिला। ससुरा सोरिंग स्काई टेम्पल वालों से पंगा लेकर भाग रहा था। हमारे खानदान ने अभी तक अपनी असली चालें उसे नहीं बताई हैं। चलो, तब तो ठीक है। वैसे तो मुझे तुम्हारी आगे की प्लानिंग पसंद नहीं है, पर अब जब एल्डर्स ने खेल शुरू कर ही दिया है तो पीछे हटने का सवाल ही नहीं। वो 2 डिवाइन स्पिरिट ट्रेजर्स तो हर हाल में चाहिए ही चाहिए। आगे जो होगा देखा जाएगा। बस तुम अब फूंक फूंक कर कदम रखना। इन बड़े कल्टीवेटर्स के जासूस हर कोने में घुसे हैं और हमारी जरा सी हलचल उन्हें भनक दे देगी। बात बाहर नहीं निकलनी चाहिए। जोगन ने एकदम कड़क लहजे में चेतावनी दी। उस सुंदर औरत ने बेचारगी भरी मुस्कान के साथ कहा, लगता है कुछ तेज दिमाग वालों को शक हो ही गया है। पिछले कुछ दिनों से इन बड़े खिलाड़ियों ने राजधानी में अपने और भी धाकड़ कल्टीवेटर्स तैनात कर दिए हैं। जोगन का चेहरा उतर गया। उसने पूछा, क्या उनमें नेसेंट सोल वाला भी है? नहीं, सबके सब कोर फॉर्मेशन स्टेज वाले ही भेजे गए हैं। नेसेंट सोल वाले तो उतने ही हैं जितने पहले से पहरा दे रहे थे। तब तो मामला कंट्रोल में है, जोगन धीरे से बोली। लगता है उन्हें बस थोड़ा बहुत अंदेशा हुआ है, पक्की खबर नहीं है। शुक्र है कि 3 रॉयल्स मोनेस्ट्री ने उस कीमती खजाने को बनाने का ढोल पीट रखा है, जिससे सबका ध्यान उधर ही अटका हुआ है और हम पर से दबाव कम हो गया। थोड़ी देर सोचकर दूसरी औरत बोली, आपका फैसला एकदम सही था, लेकिन एक बात तो है, भले ही 3 रॉयल्स मोनेस्ट्री वाला खजाना सिर्फ एक चारा हो, पर अगर वो सच में बन गया तो हमारी ताकत कई गुना बढ़ जाएगी। हमें उसे बनाने में पूरी जान लगा देनी चाहिए। मुझे सब पता है, जोगन ने कहा। वो माउंटेन क्रशिंग सील ऐसी चीज है जो धरती फाड़ दे। उसकी नकल भी बन गई तो समझो वो कयामत होगी। अगर वो बन गया तो हमारे पास एक और लेट नेसेंट सोल कल्टीवेटर जितनी पावर आ जाएगी। और हाँ, वो तुम्हारे दूसरे चाचा जो ताकतवर कल्टीवेटर्स को भर्ती करने निकले थे, उनका क्या हुआ? वो तो कब से इसी काम में जुटे हैं। 4 बड़े घुमक्कड़ कल्टीवेटर्स में से 2 तो शाही खानदान की चाकरी में आ भी गए हैं, बाकी 2 का कहीं अता पता नहीं मिल रहा। खैर, ल्यूमिनस वेस्ट माउंटेन का वो भूतिया राजा और मायरेट डेमन वैली का डिप्टी वैली लॉर्ड क्शियोंग भी हमारे साथ खड़े होने को तैयार हैं, ताकि इन बड़े धौंस जमाने वालों से पीछा छूट सके। कुछ छोटे मोटे गिरोह भी हाथ मिलाने को बेताब है। इसके बाद वो दोनों औरतें काफी देर तक खुसुर फुसुर करती रहीं। उधर दूसरी तरफ आग वाले हॉल के अंदर काउंटी लॉर्ड लक्षु अपनी फटी फटी आंखों से चांदी के उस टुकड़े को देख रही थी जो लाल और सफेद रोशनी में चमक रहा था। उसके चेहरे पर गजब की खुशी थी। उसने उस चीज को हाथ में नचाते हुए हानली से मुस्कुराकर कहा, हान भाई, मुझे उम्मीद नहीं थी कि आप इस ब्लड वेन सिल्वर को इतना शुद्ध और चकाचक बना देंगे। आपके गुरु वही पक्के उस्ताद होंगे जो आपको इतना धांसू काम सिखाया है। मैं कितने ही बाजारों के चक्कर काट आई थी, पर कोई भी कारीगर इसे छूने की हिम्मत नहीं कर रहा था। हान ली ने हल्की मुस्कान के साथ जवाब दिया, वही उस्ताद की कला की बराबरी कोई ऐरा गैरा नहीं कर सकता। और हाँ, मैं उनका चेला नहीं हूँ, बस काम में हाथ बटाने वाला एक बाहरी बंदा हूँ। मेरा असली मकसद तो अपनी अंदरूनी ताकत बढ़ाना है। ये सब काम तो मैंने बस चलते फिरते सीख लिया था। ये सुनकर लड़की का चेहरा थोड़ा लटक गया। अरे, ये तो बड़ी खराब बात है। आप में इस काम का इतना टैलेंट है और आप इसे छोड़ना चाहते हैं? हानली ने अपना सामान समेटते हुए कहा, आपका काम हो गया, अब मुझे कुछ जरूरी काम से निकलना होगा। जैसे ही वो जाने लगा, लक्षु चिल्लाई, अरे रुकिए तो। वो मुस्कुराकर बोली, क्या मैं इतनी डरावनी हूं कि आप भाग रहे हैं? और किसने कहा कि बस यही काम था? मेरे पास और भी कीमती सामान है। पहले तो मुझे आप पर भरोसा नहीं था, पर अब मैं जान गई हूं कि आप एकदम खिलाड़ी आदमी हो।
उसने 1 फुट लंबा जादुई डिब्बा हानली की तरफ बढ़ा दिया। हानली का सिर चकरा गया। उसने डिब्बा हाथ में लिया पर खोला नहीं। बोला, अभी और भी है। लगता है आपको मुझसे कुछ ज्यादा ही उम्मीदें हैं। मेरी अभी जितनी औकात है उसमें इस चांदी को साफ करने में ही मेरी सारी भीतरी ताकत निचुड़ गई है। अब और नहीं हो पाएगा। अच्छा, ऐसी बात है, आपकी ताकत थोड़ी कम पड़ रही है, पर सुनिए, इसे साफ नहीं करना है, बस इसका असर खत्म ना हो जाए, उसमें थोड़ी मदद चाहिए। और खबरदार, ये खबर किसी और को पता ना चले, बड़ी मुश्किल से हाथ लगी है ये चीज। ऐसी क्या अनमोल चीज है भाई? हानली ने उत्सुकता में डिब्बा खोल ही दिया। जैसे ही ढक्कन खुला, ऐसी तेज लाल रोशनी निकली कि हानली की आंखें चौंधिया गईं। घबराहट में उसने अनजाने में ही अपनी ब्राइट साइड स्पिरिट आइज चालू कर दी और उसकी आंखों से नीली रोशनी फूट पड़ी। अरे, आपकी आंखें! ये तो दोनों एक साथ हक्के बक्के रह गए। डिब्बे के अंदर एक पंख रखा था जो आग की लपटों जैसा दहक रहा था। वास्ट यांग बर्ड का पंख? पर यह तो कुछ अलग लग रहा है। हानली अपने आप में ही बुदबुदाया। क्या कह रहे हो? ये ब्लैक फीनिक्स का पंख है। जब दादाजी मुझे समंदर पार एक बड़े उस्ताद से मिलवाने ले गए थे, तब मैंने उनके सोए हुए पंछी का ये पंख चुपके से उखाड़ लिया था। वो बुद्धू पंछी सोता ही रह गया, उसे पता भी नहीं चला। वैसे आपकी आंखों से ये नीली रोशनी कैसे निकल रही है? कोई जादुई ट्रिक है क्या? वो लड़की हानली की आंखों में झांकने लगी। हानली को लगा कि बात बिगड़ सकती है। उसने फौरन अपनी शक्ति बंद की और बात घुमा दी। वो मन ही मन मोनार्क सोल डाइवर्जन से मशवरा करने लगा। क्यों उस्ताद, क्या ये ब्लैक फीनिक्स का पंख हमारे काम आएगा? हानली ने पूछा। ये पंछी तो आग उगलने वाला खूंखार परिंदा है, पर अफसोस कि ये वो चीज नहीं है जो हमें चाहिए। हाँ, इसे इस्तेमाल करके 7 फ्लेम फैन की पावर जरूर बढ़ाई जा सकती है, पर इस पंख की जान यानी स्पिरिचुअल नेचर लगभग खत्म हो चुकी है। ये अब बेकार है, बूढ़े उस्ताद ने मायूसी से कहा। हानली का दिल बैठ गया। इधर लक्षु उसे पागलों की तरह देख रही थी। उसे बस उस नीली रोशनी का राज जानना था। हानली ने नाक रगड़ते हुए झूठ बोल दिया। अरे वो कुछ नहीं, बस एक खास पानी से आंखें धोई थीं तो थोड़ा चमकने लगी थीं। हम जैसे छोटे मोटे कल्टीवेटर्स की छोटी मोटी ट्रिक है ये। लड़की चहक उठी। कौन सा पानी? मुझे भी दो ना। वो तो तुरंत बनाकर इस्तेमाल करना होता है, सब खत्म हो गया। हानली ने चेहरा बनाकर कहा। लड़की ने अपनी आंखें सिकोड़ी। झूठ तो नहीं बोल रहे ना, मुझे बच्ची मत समझो। हानली सूखा ठहाका लगाकर बोला, सच कह रहा हूं, पर हां, मेरे पास एक ऐसी चीज है जिसमें आपको मजा आएगा। लड़की चालाकी से मुस्कुराई। बदले में क्या चाहिए? कहीं इस पंख पर तो नजर नहीं है तुम्हारी? हानली ने डिब्बा बंद किया और बोला, अरे नहीं बाबा, मैं ठहरा मामूली की कंसंट्रेशन वाला। मैं इस खजाने का क्या करूंगा? मुझे बस आपसे एक बात पूछनी है। लड़की ने हाथ झटकते हुए दबंगई से कहा, बस इतनी सी बात? पूछो जो पूछना है। अगर तुमने इस पंख को संभालने में मेरी मदद की तो मैं तुम्हारे हर सवाल का जवाब दे दूंगी। हानली ने सिर हिलाया और बोला, ठीक है, जैसा आप कहें। 2 घंटे बीते और लक्ष्यू उस हॉल से बाहर निकली। बाहर उसके चेले चपाटे और साथ आए लोग एकदम बेसब्री से उसका इंतजार कर रहे थे। वहीं दूसरी तरफ औजार बनाने वाले वो 3 चेले भी दुबक कर एक कोने में खड़े थे। उनकी हिम्मत नहीं हो रही थी कि जरा भी ढिलाई बरतें, क्योंकि लक्ष्यू के साथ आई ये लौंडे लपाड़े बड़े खानदानी और रसूखदार कल्टीवेटर्स थे। जैसे ही काउंटी लॉर्ड बाहर आई, सबने उसे घेर लिया। महारानी, क्या हुआ? काम बन गया? उस आदमी ने आपका ब्लड वीन सिल्वर बर्बाद तो नहीं कर दिया? सब एक साथ चहकने लगे। उस छोरी ने अपने चेहरे से बाल हटाए और एक प्यारी सी मुस्कान के साथ बोली, अरे सब चकाचक है, फिक्र मत करो। सीनियर मार्शल ब्रदर हान ने सारा सामान एकदम झक्कास तरीके से तैयार कर दिया है। उसकी वो पहले वाली हेकड़ी और नखरे तो जैसे हवा हो गए थे। जब हानली उस भट्टी वाले हॉल से बाहर आया तो ये नज़ारा देखकर उसके चेहरे पर एक टेढ़ी मुस्कान आ गई। उसकी भीतरी आवाज हे गूंजी। काफी तेज निकले हान बाबू, उस कल की बच्ची को बातों में फंसाकर ब्लैक फीनिक्स का पता ठिकाना जान लिया। क्या इरादा है? आइलैंड लॉर्ड से ब्लैक फीनिक्स प्लूम झटकने का सोच रहे हो क्या? हानली एकदम ठंडे लहजे में बोला, जरूर। जब पता है कि ट्राइफ्लेम फैन की ताकत बढ़ाने का यही तरीका है तो कसर काहे छोड़ूं। मैं नहीं चाहता कि इतनी कीमती चीजें और मेरी हाड़ तोड़ मेहनत किसी कम पावर वाली चीज पर बर्बाद हो जाए। वैसे भी मामूली एंशिएंट ट्रेजर्स से लेट नेसेंट सोल वालों का कुछ नहीं बिगड़ता। चलो अब, ये लोग कुछ दिन यहीं मठ में रुकेंगे। मैं तो जा रहा हूं गुफा में छिपने, ताकि ये लोग मेरी साधना में टांग ना अड़ाएं। और वो सीधा अपने ठिकाने की तरफ निकल लिया। अगले 2 दिन तक काउंटी लॉर्ड लक्ष्यू दबे पांव हानली को खोजती रही कि शायद वो उसका कुछ और काम कर दे। पर हानली भी कम खिलाड़ी नहीं था।
उसने दरवाजे पर साधना चालू है कि तख्ती टांग दी और एक छोटी मोटी बंदिश रिस्ट्रिक्शन भी लगा दी। बेचारी लक्ष्यू मुंह फुलाकर वापस लौट गई। जब 2 दिन पूरे हुए तो वो अपनी टोली के साथ मठ से विदा हुई और टूल रिफाइनमेंट हॉल में फिर से वही पुराना सन्नाटा पसर गया। महीने बीतते गए। हानली अपना सारा ध्यान ब्राइटजेड आर्ट्स को निखारने में लगा रहा। काम के प्रति उसकी ईमानदारी देखकर एल्डर वे का दिल पिघल गया और वो उसे औजार बनाने की बारीकियां सिखाने लगे। धीरे धीरे उन्होंने हानली को बहुत ही दुर्लभ रेयर सामान देना शुरू कर दिया। हानली ने भी बिना देर किए सारा काम चकाचक कर दिया, जिसे देखकर एल्डर वे हक्के बक्के रह गए। उन्हें लगा कि लड़के में गजब का टैलेंट है, तो उन्होंने उसे और भी ज्यादा काम सौंप दिया। इसी बीच हानली को कुछ ऐसी चीजें मिलीं जो मिट्टी के तत्व वाली थीं। वो दंग रह गया, क्योंकि ऐसी चीजों से बनने वाले हथियार बहुत ही खूंखार पावर वाले होते हैं। पर उसे दुनियादारी से क्या लेना देना। वो तो बस अपनी ब्राइटजेड आर्ट्स की दूसरी परत तक पहुंचने की जुगत में लगा रहा और धीरे धीरे उसे अपने शरीर में एक गजब की ताकत महसूस होने लगी। तभी एक दिन खबर आई कि प्योर रेवलेशंस एकेडमी के टीचर यान अचानक बीमारी से चल बसे। हानली को बड़ा अचंभा हुआ। बीमारी? जब पिछली बार देखा था तब तो एकदम चंगे थे ससुरा। अपनी भीतरी शक्ति से उसे महसूस हुआ कि मठ के आसपास कुछ अनजाने कल्टीवेटर्स मंडरा रहे हैं और छिपकर नजर रख रहे हैं। यहां ज्यादा रुकना खतरे से खाली नहीं, वरना बिना बात के किसी पचड़े में फंस जाऊंगा। पुराने घाघरे खिलाड़ी की तरह हानली ने फौरन यहां से खिसकने का मन बना लिया। 1 साल बाद रॉयल सेरेनिटी मोनेस्ट्री में एक छोटा सा धमाका हुआ। खबर आई कि औजार बनाने वाले हॉल का एक चेला गायब हो गया है। बात इतनी बढ़ गई कि मठ की बड़ी मालकिन खुद जांच में उतर आई। वैसे तो हजारों चेलों में से एक का गायब होना बड़ी बात नहीं थी, पर वो लड़का बड़ा काम का था, इसलिए ऊपर तक हलबली मच गई। मठ की बूढ़ी औरत अपनी कुर्सी पर बैठी थी और 2 पीली साड़ी वाली चेली उसके बगल में खड़ी थीं। ये क्या तमाशा है? इतनी तगड़ी बंदिशों के बावजूद एक मामूली चेला कैसे रफू चक्कर हो गया? बूढ़ी का पारा चढ़ा हुआ था। मझली उम्र वाली चेली डरते डरते बोली, मालकिन, हमने सब चेक किया है, कहीं कोई सेंध नहीं लगी। लगता है या तो वो खुद भागा है या किसी बड़े उस्ताद का हाथ है। नाम क्या था उसका? बूढ़ी ने पूछा। उसका नाम हानली था। उसे हुआलियान 2 साल पहले लाई थी। बूढ़ी चौंक गई। हानली? वही नाम जो हमारे ये क्लैन के नए एल्डर का है। ये महज इत्तेफाक है या कोई चाल? जाओ, शहर जाकर उस एल्डर हान से पूछताछ करो कि उसका इस लड़के से क्या लेना देना है, और उस छोरी हुआलियान को भी बुलाओ। लगता है प्योर रेवलेशंस एकेडमी वालों ने हमें चूना लगा दिया है। काम रुकना नहीं चाहिए, हमें वो चीज 3 साल में हर हाल में तैयार चाहिए। उधर दूसरी तरफ अगले कुछ महीनों में जिन एम्पायर के दक्षिणी इलाके में अजीब अजीब किस्से होने लगे। कहीं एक जवान लड़का बाजार में 30,000 पत्थरों में एक पत्थर खरीद रहा था, तो कहीं एक नकाबपोश आदमी नीलामियों में ऐसी दबंगई दिखा रहा था जैसे उसके पास नोट छापने की मशीन हो। कहीं किसी छोटे गुट का कीमती आयरन राइनो हॉर्न चोरी हो गया, तो कहीं एक बड़े खानदान में एक बड़ा सा बदसूरत नेसेंट सोल वाला आदमी धमक पड़ा। उस बदसूरत आदमी ने तो गजब ही कर दिया। उसने कीमती लकड़ी के बदले जड़ी बूटी देने की बात की। जब खानदान के बड़े बुजुर्गों ने उसे भगाना चाहा तो उसने अपनी भीतरी ताकत से उन्हें बर्फ का पुतला बना दिया। बेचारे खानदान वाले डर के मारे कांप गए और सौदा करना पड़ा। वो आदमी ठहाके मारता हुआ लकड़ी लेकर उड़ गया। पूरे 1 साल तक वो जवान लड़का, वो नकाबपोश और वो खूंखार बदसूरत आदमी पूरे इलाके में तांडव मचाते रहे। किसी को कानो कान खबर नहीं हुई कि ये सब कौन है, पर बड़े बड़े खानदान और गुट गुस्से में पागल होकर अपने जासूस दौड़ाने लगे कि आखिर ये सामान चुराने और छीनने वाला ससुरा है कौन। जिन साम्राज्य के एकदम पश्चिम वाले इलाके में लौंग नाम का एक बहुत बड़ा सूबा था। यहाँ भाई साहब आसमान छूने वाले पहाड़, जहरीली हवाओं का डेरा और हर कोने में रेंगते हुए खतरनाक सांप बिच्छू भरे पड़े थे। बाकी साम्राज्य से इस जगह का चलन ही अलग था। यहाँ बस 2 ही गुटों की दबंगई चलती थी। एक तो नेक राह पर चलने वाला हाइसन पैलेस और दूसरा 10 सबसे बड़े शैतानी गिरोहों में से एक डेविलवुड सेक्ट। किसी बाहर वाले की मजाल नहीं थी कि यहाँ पैर भी रख सके। यहाँ के छोटे मोटे गुटों की तो इन दोनों के सामने कोई औकात ही नहीं थी। वो बस जान बचाने के लिए इन दोनों में से किसी एक की शरण में पड़े रहते थे। इसी वजह से पूरा इलाका 2 फाड़ हो गया था, पूरब और पश्चिम। पश्चिम में हेवन पीक नाम की पहाड़ियों की एक लंबी जंजीर थी, जहां हाइसन पैलेस का राज चलता था। ये पहाड़ लाखों किलोमीटर तक फैले हुए थे। इसके बिल्कुल बीचों बीच साउथ स्काई माउंटेन पर उनका महल बना था। हजारों चेले आसपास की पहाड़ियों में डेरा डाले रहते थे।
ऊपर से इस महल के चारों तरफ 13 परतों वाली ऐसी तगड़ी घेराबंदी यानी स्पेल फॉर्मेशन थी कि कोई भी सिरफिरा वहां झांकने की हिम्मत भी करता तो उसके परखच्चे उड़ जाते। पर एक दिन जब हाइसन पैलेस के कुछ चेले पहाड़ों से बाहर निकले तो पास की ही एक गुमनाम पहाड़ी से बिजली की तरह एक नीली रोशनी चमकी। वहां एक चट्टान पर नीले कपड़े पहने एक नौजवान खड़ा था, जिसके हाथ पीछे की तरफ बंधे थे। वो खामोशी से उन चेलों को जाते हुए देख रहा था। ये कोई और नहीं, अपना हैन ली था। तभी मोनार्क सोल डाइवर्जेंस की आवाज उसके दिमाग में गूंजी। का हो नौजवान हैन, सच में हाइसन पैलेस से पंगा लेने का इरादा है क्या? ये लोग पूरे साम्राज्य के 10 सबसे बड़े गुटों में आते हैं, इनसे भिड़ना हमें तो ठीक नहीं लग रहा। हैनली एकदम ठंडे अंदाज में बोला, पता है हमें, पर ट्राइफ्लेम फैन बनाने के लिए लगभग सारा सामान तो मिल चुका है। बस वास्ट यांग बर्ड का पंख और स्कारलेट फायर फ्लड ड्रैगन के शरीर की खाल बची है। बाजार से खबर मिली है कि पश्चिमी तट पर कुछ खूंखार ड्रैगन इंसानों को निगल रहे हैं। शायद उन्हीं में से एक लाल वाला अपना शिकार हो। मिले ना मिले, किस्मत आजमाने में क्या बुराई है। रही बात उस पक्षी की, तो पूरे दक्षिण में बस इन्हीं हाइसन पैलेस वालों ने उसे पाल रखा है। अब पंख चाहिए तो इन्हीं के पास तो हाथ मारना पड़ेगा ना। मजबूरी है भाई, खतरा तो उठाना ही पड़ेगा। मोनार्क सोल डाइवर्जेंस हंसते हुए बोला, अरे हम मना थोड़ा ही कर रहे हैं, पर चोरी छुपे काहे? तुम अब मिड नेसेंट सोल वाले तगड़े बंदे हो, पास में एक से बढ़कर एक जादुई खिलौने हैं, सीधे जाकर बात काहे नहीं करते? शायद तुम्हारी ताकत देखकर वो पंख बेच ही दे। हैनली ने कड़वी हंसी हंसते हुए कहा, मजाक मत करिए बुजुर्गवार, बराबरी की बात तब होती है जब दोनों तरफ का दमखम एक जैसा हो। मैं अभी नेसेंट सोल के मंझले स्तर पर हूं और उनके पास एक लेट नेसेंट सोल वाला खतरनाक बुढ़ा बैठा है। वो मुझ जैसे कल के छोकरे को घास भी नहीं डालेंगे। ऊपर से वो पक्षी उनके खानदान की निशानी है। वो उसका पंख निकालकर उसकी भीतरी ताकत कम थोड़े ही होने देंगे। अगर मैं कोई मामूली चीज बदले में दूं तो वो थूकेंगे भी नहीं, और अगर कोई कीमती खजाना दिखा दिया तो उनकी नीयत डोल जाएगी और वो मेरा गला रेतने में देर नहीं लगाएंगे। मैं अकेला घूमने वाला बंदा हूं, वो मुझे मसलने से पहले 2 बार सोचेंगे भी नहीं। अगर मैं खुद उस आखिरी लेवल पर होता तब शायद सीना तान के बात करने जाता। मोनार्क सोल डाइवर्जेंस कुछ देर चुप रहा और फिर बोला, बात तो तुम्हारी पते की है, पर तुम 10 दिन से इन पहाड़ों के चक्कर काट रहे हो। क्या उस पक्षी के बाहर आने का इंतजार कर रहे हो या फिर कुछ और ही खिचड़ी पक रही है? हैनली की आंखों में एक चमक आई और वो मुस्कुराते हुए बोला, कुछ खास नहीं, बस शिकार फंसाने के लिए एक बढ़िया सी जगह ढूंढ रहा हूं। अच्छा, तो जाल बिछाने की तैयारी है? जब इतने बड़े गिरोहों से टकरा रहे हो तो चोरी छिपे काम करना ही ठीक है। बताओ फिर क्या प्लान है? हैनली ने पहाड़ों की तरफ देखते हुए कहा, एक बार सही जगह मिल जाए फिर विस्तार से समझाता हूं। उनके पास 2 पक्षी हैं, एक बड़ा और एक छोटा। देखना यह है कि कौन सा आसानी से चंगुल में फंसता है। मोनार्क सोल डाइवर्जेंस ने आलस भरे अंदाज में पूछा, इसमें सोचना क्या है? बड़ा वाला तो 8वें दर्जे का खूंखार शिकारी है। तुम्हें क्या लगता है तुम उसे चुटकियों में काबू कर लोगे? हैनली ने सिर हिलाया, सही कह रहे हैं आप। ये पुराने जमाने के पक्षी बस इसीलिए इनके कब्जे में है क्योंकि इनका दिमाग जल्दी नहीं खुलता और ये इंसानी रूप नहीं ले सकते। सुना है छोटा वाला पक्षी 1 दर्जा नीचे का है, उसे संभालना थोड़ा आसान होगा। मोनार्क सोल डाइवर्जेंस ने अफसोस जताया, पर अगर बड़े वाले का पंख मिलता तो पंखे में आग लगा देने वाली ताकत होती। हैनली ने मना कर दिया, छोड़िए ना, दुनिया में हर चीज एकदम झक्कास नहीं मिल सकती। उस 8वें दर्जे वाले पक्षी से भिड़ना मतलब मौत को दावत देना है। कहीं देर हो गई और महल के चेलों को भनक लग गई तो लेने के देने पड़ जाएंगे। मुझे वो सोरिंग स्काई प्लेन्स वाला कांड दोबारा नहीं दोहराना। मोनार्क सोल डाइवर्जेंस हंस पड़ा, हाँ भाई वो तो है, पर ये परिंदे तो महल में कैद रहते हैं, बाहर कैसे पकड़ोगे? हैनली ने एक टीरी मुस्कान के साथ कहा, उसकी चिंता मत करिए, मैंने उनके एक चेले पर अपनी ड्रीम टियर टेक्निक चलाकर सारा कच्चा चिट्ठा निकाल लिया है। ये लोग डरते हैं कि कहीं ज्यादा दिन कैद रहने से पक्षी बेकाबू ना हो जाए, इसलिए हर महीने उन्हें खुला आसमान दिखाने के लिए छोड़ते हैं। बस वही अपना मौका है। जब सब तय कर ही लिया है तो मेरी सलाह की जरूरत ही क्या है? बस काम जल्दी निपटाना। वो राजधानी वाला बड़ा व्यापार मेला मत छोड़ देना, वहां मुझे अपनी कठपुतली वाला शरीर बनाने के लिए बहुत सारा सामान जुटाना है। मोनार्क सोल डाइवर्जेंस ने याद दिलाया। हैनली ने तसल्ली देते हुए कहा, वो मेला 10 साल में एक बार आता है, मैं उसे मिस करने का रिस्क नहीं ले सकता। बस यहाँ का काम खत्म होते ही सीधे राजधानी की तरफ दौड़ लगाऊंगा और फिर पश्चिमी तट के ड्रैगनों की खबर लेंगे। मोनार्क सोल डाइवर्जेंस की आवाज में एक इज्जत सी महसूस हुई। मान गए भाई, मुझे लगा था कि तुम्हें इतना सामान जुटाने में 4 साल तो लग ही जाएंगे, पर तुमने तो एक ही साल में अपनी होशियारी और दबंगई से लगभग सब जुगाड़ लिया। जिस तरह तुम फैसले लेते हो वो काबिले तारीफ है। हैनली थोड़ी देर के लिए रुका और फिर भावुक होकर बोला,
मैं भी चाहता तो धीरे धीरे काम करता, पर हमारे पास वक्त कम है। आपकी आत्मा इस लकड़ी के सहारे कब तक टिकेगी? अगर मुझे आपके लिए वो नेसेंट सोल दर्जे वाली कठपुतली तैयार करनी है तो मुझे अपनी रफ्तार बढ़ानी ही होगी। मोनार्क सोल डाइवर्जेंस ने एक ठंडी आह भरी और बोला, तो तुम मेरे लिए इतनी अफरा तफरी कर रहे थे? सच तो यह है कि मेरी आत्मा अब बस 3-4 साल की मेहमान है, ये कभी भी बिखर सकती है। पर जिस तेजी से तुम काम कर रहे हो, मुझे यकीन है कि मेरा नया शरीर मरने से पहले तैयार हो जाएगा। हैनली ने गंभीरता से कहा, जब से मिला हूं आपने कदम कदम पर मेरा साथ दिया है। मैं कोई एहसान फरामोश इंसान नहीं हूं। आपकी हर मदद मुझे याद है और मैं अपनी पूरी जान लगा दूंगा आपका सपना पूरा करने में। मोनार्क सोल डाइवर्जेंस का दिल भर आया और वो बोला, सच कहूं तो मैंने भी अपनी जान बचाने के चक्कर में तुम्हारी मदद शुरू की थी, क्योंकि मुझे डर था कि कहीं मैं किसी गलत हाथ में ना पड़ जाऊं। हैनली बस मुस्कुरा दिया और नीली रोशनी के साथ पलक झपकते ही वहां से ओझल हो गया। 2 दिन बाद हैनली को एक बहुत ही प्यारी सी घाटी मिली जो आड़ू के पेड़ों से लदी हुई थी। पूरी घाटी गुलाबी फूलों की चादर से ढकी एकदम झक्कास लग रही थी। हैनली ने आसमान से पूरी जगह का मुआयना किया और अपनी भीतरी शक्ति को 50 किलोमीटर दूर तक फैलाकर चेक किया कि कोई है तो नहीं। जब उसे यकीन हो गया तो वो मुस्कुराया और बोला, एकदम सही जगह है। यहां ना तो कोई आता जाता है और ना ही उन महल वालों का कोई पहरा है। जाल बिछाने के लिए इससे बढ़िया कोना नहीं मिलेगा। फिर बिना देर किए हैनली काम पर लग गया। देखते ही देखते उसने पेड़ों के बीच अपनी जादुई झंडियां और पत्थर गाड़ दिए। उसने कुल 8 तरह के घेरे बनाए। 5 तो ऐसे थे जो अंदर की हलचल और खुशबू को बाहर नहीं जाने देते थे, और 3 उसे काबू में रखने के लिए। साथ ही उसने एक मायाजाल भी बुन दिया जिससे बाहर से देखने वाले को सब कुछ नॉर्मल लगे। मोनार्क सोल डाइवर्जेंस ये सब बड़े ध्यान से देख रहा था, पर उसने बीच में टोकना ठीक नहीं समझा। जब सब तैयारी हो गई तो हैनली पेड़ों के बीचों बीच पालथी मारकर ध्यान लगाने के लिए बैठ गया। अब बस इंतजार था शिकार के फंसने का। 3 दिन बीत गए और हैनली अपनी तपस्या से जगा। उसने रात के आसमान की तरफ सिर उठाया और हाथ में एक चमकता पत्थर लिया। उसने उसे हवा में उछाला और उसकी चांदनी जैसी रोशनी से आसपास के आड़ू के पेड़ जगमगा उठे। बिना चूं चपड़ किए उसने 1 मीटर लंबा लाल मूंगा निकाला और नीचे पटक कर उसके ऊपर रेनबो स्कर्ट ग्रास रोप दी। यही पैंतरा सोचा है तुमने? मोनार्क सोल डाइवर्जेंस चकराया हुआ था। हालांकि उसने हैनली को गोल्ड डिवॉरिंग बीटल्स को ये घास खिलाते देखा था, पर यहां इसका इस्तेमाल उसे कुछ पल्ले नहीं पड़ रहा था। हैनली मुस्कुराया और बोला, सच तो यह है कि इस घास का दूसरा नाम डीमन ल्योर ग्रास भी है। अब तो आप समझ ही गए होंगे कि मेरा असली प्लान क्या है। डीमन ल्योर ग्रास, कहीं ऐसा तो नहीं? मोनार्क सोल डाइवर्जेंस को एकदम से बात समझ आ गई। बिल्कुल सही। 6 दिन में वो छोटा वास्ट यांग बर्ड आज़ाद होगा और तभी ये घास भी खिलेगी। इसकी ऐसी नशीली खुशबू उड़ेगी कि पूछो मत। फिर देखना क्या होता है। हैनली ने खंडी हंसी हंसते हुए कहा। फांगचू नाम का ये बंदा हाईसन पैलेस का एक मामूली फाउंडेशन एस्टैब्लिशमेंट लेवल का बंदा था। वैसे तो उसके जैसे 1000 चेले थे, पर उसकी धाक अलग ही थी। बड़े बड़े कोर फॉर्मेशन वाले उस्ताद भी उससे तमीज से पेश आते थे। ये सब इसलिए था क्योंकि वो महल के पालतू वास्ट यांग बर्ड की देखरेख करता था। उसके पास पक्षियों से बात करने की कुदरती शक्ति थी। अगर ये हुनर ना होता तो उसे ये काम कभी ना मिलता। आखिरकार उस पंछी का रखवाला होने के नाते उस पर उसका थोड़ा बहुत कंट्रोल था, जिसकी संप्रदाय में बड़ी इज्जत थी। भले ही ये पक्षी 2 में से छोटा वाला था, पर फिर भी ये कोर फॉर्मेशन वालों की चटनी बना सकता था और नेसेंट सोल वालों के भी पसीने छुड़ा देता था। 30 सालों से फांगचू उस पंछी के साथ साए की तरह लगा रहता था। जब भी वो उड़ने निकलता, फांगचू अपनी पढ़ाई लिखाई छोड़कर उसके पीछे पीछे डोलता। उसे कोई डर नहीं था, क्योंकि हेवन पीक माउंटेन रेंज का 50,000 किलोमीटर का इलाका उनके ही कब्जे में था। इसी बेफिक्री में वो एक सुबह उस पंछी के पीछे चल दिया। वास्ट यांग बर्ड 3 मीटर लंबा था, पर उसकी पूंछ ही आधे से ज्यादा जगह घेरती थी। दूर से देखो तो एकदम आग जैसा लाल मोर लगता था। पंछी अपनी आज़ादी पाकर बड़ा खुश था और हवा में कलाबाजियां खा रहा था ताकि देख सके कि कोई उसका पीछा तो नहीं कर रहा। फांगचू ने एक जादुई ताबीज लगा रखा था जिससे उसकी भीतरी ताकत छिप गई थी, इसलिए वो मजे से पीछे पीछे हो लिया। जब पंछी चहचहाया तो फांगचू मुस्कुराया। उसे पता था कि आज पंछी बहुत खुश है और अगले आधे महीने तक पालतू बनकर रहेगा। लेकिन 15 किलोमीटर बाद ही सारा खेल पलट गया। वास्ट यांग बर्ड अचानक एक तीखी चीख मारकर हवा में रुक गया। फांगचू हक्का बक्का रह गया। इससे पहले कि वो कुछ समझ पाता, पंछी ने अपने पंख फैलाए और उसका पूरा शरीर आग का गोला बन गया। देखते ही देखते वो 1 किलोमीटर दूर निकल गया। फांगचू की तो सिट्टी पिट्टी गुम हो गई।
उसने झट से एक जादुई पत्थर निकाला और अपनी पूरी अंदरूनी शक्ति उसमें झोंक दी ताकि पंछी को वापस बुला सके। पंछी एक पल के लिए ठिठका, पर एक शोर मचाते हुए आसमान में ओझल हो गया। फांगचू का चेहरा सफ़ेद पड़ गया। उसे समझ नहीं आ रहा था कि क्या करे। फिर उसने घबराते हुए एक संदेश भेजने वाला तावीज़ निकाला, उसमें कुछ चिल्लाया और उसे महल की तरफ भेज दिया। फिर वो मरता क्या ना करता उसी तरफ भागा जिधर पंछी गया था। उसे पता था कि वो उसे पकड़ नहीं पाएगा, पर अगर खाली बैठा रहा तो उसके बड़े उस्ताद उसकी खाल उधेड़ देंगे। इधर फांगचू पीछे भाग रहा था और उधर पूरे पहाड़ में जानवरों में खलबली मच गई। पहाड़ के उत्तरी हिस्से में चेले अपने उड़ने वाले गिद्धों को काबू नहीं कर पा रहे थे। वो सारे जानवर पागल होकर एक ही दिशा में भागने की जिद कर रहे थे। बेचारे चेले पसीने पसीने हो गए, पर वो मरे हुए जानवर किसी की सुन नहीं रहे थे। एक गुफा में एक नकाब वाला बंदा एक काली मकड़ी को अपनी जादुई ताकत से दबाए बैठा था। वो मकड़ी पागलों की तरह छटपटा रही थी और वो बंदा हैरान था कि आखिर इस ससुरी को हो क्या गया है। साउथ नेवन पीक पर बैठी एक बुढ़िया जो बैंगनी कपड़ों में थी, दूसरे बड़े वास्ट यांग बर्ड को सहला रही थी। वो बड़ा वाला पक्षी भी अचानक से बेचैन हो गया। अगर बुढ़िया ने अपनी पूरी ताकत से उसे रोक ना रखा होता तो वो कब का उड़ चुका होता। फांगचू अपनी पूरी जान लगाकर पीछे भाग रहा था। पंछी तो गायब हो चुका था, पर उसके पास एक जादुई लॉकेट था जिससे उसे पंछी की लोकेशन पता चल रही थी। तभी उसने देखा कि पहाड़ के छोटे मोटे जंगली जानवर भी बिलों से निकलकर उसी दिशा में भागे जा रहे हैं जिधर वास्ट यांग बर्ड गया था। देखते ही देखते जानवरों का एक सैलाब उमड़ आया। फांगचू को डर तो नहीं था क्योंकि बड़े खूंखार जानवर पहले ही मारे जा चुके थे, पर यह सब देखकर उसकी रूह कांप गई। हजारों किलोमीटर दूर एक छिपी हुई घाटी में हान ली पालथी मारकर बैठा था। उसके सामने वो मूंगा और चमकती हुई घास थी। उसका ध्यान घास पर नहीं बल्कि घाटी के बाहर हो रहे तमाशे पर था। दर्जनों छोटे मोटे जानवर घाटी की बंदिशों को तोड़कर अंदर घुसने की कोशिश कर रहे थे, बस उस घास की एक झलक देखने के लिए। हानली को अंदाजा नहीं था कि इस पहाड़ में इतने सारे जानवर छिपे हैं, पर उसने उन पर ध्यान नहीं दिया और अपनी आंखें बंद करके हाई सन पैलेस की तरफ चेहरा कर लिया। उसे भरोसा था कि इस घास की महक उस 7वें लेवल के पंछी को खींच लाएगी। तभी हानली की भौहें तनी और उसने आंखें खोली। उसने कुछ जादुई इशारे किए और घाटी के बाहर एक धुंध सी छा गई, जिससे सब कुछ छिप गया। उसी वक्त भयानक दहाड़ों के बीच एक पंछी की तेज आवाज गूंजी। आसमान से एक पीला और लाल आग का गोला एक साथ घाटी पर आ गिरे। उस घास के जादू ने उन्हें पूरी तरह दीवाना कर दिया था। ये देखकर हानली के मुंह से एक चीख निकली और उसका चेहरा हैरानी से फटी का फटी रह गया। हन ली ने देखा कि घाटी के ठीक सामने दो खूंखार बलाएं आधमकी हैं। एक तो आग का गोला थी जिसके अंदर किसी चिड़िया की परछाई साफ दिख रही थी, और दूसरी पीली रोशनी का गुब्बारा थी जो असल में एक राक्षस जैसा जानवर था। वो गोल मटोल गेंद की तरह लिपटा हुआ था और उसकी खाल इतनी मोटी और झुर्रीदार थी जैसे लोहे का कवच पहन रखा हो। उस चर्बी से भरे शरीर में से एक नुकीला चूहे जैसा सिर और पतली सी पूंछ बाहर निकल रही थी। देखने में तो वो किसी भारी भरकम राक्षसी चूहे का बदला हुआ रूप लग रहा था। हनली ने हैरानी से पूछा, ई कौन सा अजीबोगरीब जानवर है भाई? अरे ये तो आर्मर्ड अर्थ ड्रैगन है, बड़ा ही दुर्लभ जीव है। मोनार्क सोल डाइवर्जेंस खुशी के मारे चिल्ला उठा। अपनी बेजोड़ मजबूती और खजाना ढूंढने की कला के लिए ये पूरी दुनिया में मशहूर है। तेरी किस्मत चमक गई जो ये खुद चलकर तेरे पास आ गया। हनली बुदबुदाया, अच्छा तो ये वही जानवर है, मुझे भी लग ही रहा था कि कहीं देखा देखी सूरत है इसकी। अभी हनली की बात पूरी भी नहीं हुई थी कि वे दोनों राक्षस नीचे रखे रेनबो स्कर्ट ग्रास के लालच में एक के बाद एक घाटी की सफेद धुंध में कूद पड़े। हनली ने तुरंत अपनी हथेली में एक हरे रंग की फॉर्मेशन प्लेट निकाली और उस पर एक जोरदार धौल जमाई। धौल पड़ते ही प्लेट चमक उठी और घाटी के चारों तरफ बिछी पाबंदियां जाग गईं। सबसे पहले आगे चल रही वास्ट यांग बर्ड उस जाल में फंस गई। पीछे पीली रोशनी वाली गेंद यानी वो चूहा भी तेजी से अंदर घुसा, लेकिन तब तक हनली ने सुरक्षा का घेरा कड़ा कर दिया था और उसका रास्ता रुक गया। रास्ता रुकते ही आर्मर्ड अर्थ ड्रैगन गुस्से में पागल हो गया। उसका शरीर पीली रोशनी से नहा गया और वो फूलकर 24 मीटर का हो गया। उसके शरीर पर स्लेटी रंग की ढाल जैसी परतें निकल आईं और वो फिर से गेंद बनकर उस सुरक्षा घेरे पर काल बनकर टूटा। एक जोरदार धमाका हुआ और उसने घेरे की 2 बाहरी परतें मटियामेट कर दीं। रुकने का तो नाम ही नहीं लिया। वो ससुरा बाकी की परतों पर भी अंधाधुंध वार करने लगा। लेकिन इस थोड़ी सी देरी ने हन ही को वास्ट यांग बर्ड को ठिकाने लगाने का पूरा मौका दे दिया। वो चिड़िया जैसे ही पाबंदियों से टकराई, उसने अपने पंख फड़फड़ाए और चारों तरफ दहकते हुए अंगारे बरसा दिए। धुंध छट गई और नीचे आड़ू के पेड़ों से भरा जंगल साफ दिखने लगा।
चिड़िया की नज़र जैसे ही हन ली और उस जादुई घास पर पड़ी, वो ठिठक गई। हन ली की नेसेंट सोल वाली भीतरी ताकत को महसूस करके वो चिड़िया डर के मारे कांप गई, लेकिन उस घास का मोह उसे वहां से जाने भी नहीं दे रहा था। हन ली के चेहरे पर कोई भाव नहीं था। उसने हाथ हवा में लहराया और एक काला जादुई ताबीज फेंका। वो ताबीज पलक झपकते ही एक खूंखार काले साए वाले पंजे में बदल गया और चिड़िया को दबोचने के लिए लपका। चिड़िया की सिट्टी पिट्टी गुम हो गई। उसने हड़बड़ाहट में अपने पंखों से आग के गोले छोड़े, जिससे वो काला पंजा आग की लपटों में घिरकर बेअसर हो गया। हन ली को थोड़ा अचंभा हुआ। उसने झटपट हाथों से मंत्र पढ़ा और उसकी पीठ से चांदी जैसे पंख निकल आए। बिजली कड़कने की आवाज हुई और वो वहां से गायब हो गया और अगले ही पल चिड़िया के सिर के ठीक ऊपर बिजली की तरह प्रकट हुआ। उसने गुस्से में अपने हाथ जोड़े और फिर झटके से अलग किए, जिससे सोने जैसी चमकती बिजली की दो मोटी लपटें निकली और देखते ही देखते हवा में बिजली का एक विशाल जाल बन गया। वास्ट यांग बर्ड तो काले पंजे से निपटने में लगी थी। उसे अंदाजा भी नहीं था कि ऊपर से आफत आने वाली है। वो बिजली के उस तड़तड़ाहट वाले जाल में बुरी तरह फंस गई। घबराहट में उसने कुछ अपने पंख झाड़े जो आग की लपटें बनकर जाल से टकराएं, और वहां धमाकों की झड़ी लग गई। हन ली की आंखों में ठंडी चमक आई और उसने अपनी कलाई झटकते हुए हुक्म दिया, रुक जा। बिजली का वो जाल और तेजी से चमका और आग की लपटों को चीरते हुए चिड़िया के शरीर से सट गया। वो सुनहरी रोशनी में ऐसी जकड़ी गई कि अब 1 इंच भी नहीं हिल पा रही थी। बेचारी हार मानकर कराहने लगी। हन ली ये देखकर मुस्कुराया ही था कि तभी ऊपर से एक और तगड़ा धमाका सुनाई दिया। उसने सिर उठाकर देखा तो सन्न रह गया। आर्मर्ड अर्थ ड्रैगन ने आखिरकार घाटी की आखिरी दीवार भी तोड़ दी थी। हनली को मानना पड़ा कि जल्दबाजी में बनाई गई उसकी पाबंदियां उस 7वें दर्जे के राक्षस को रोकने के लिए काफी नहीं थीं। वो राक्षस अब गेंद से फिर से अपने असली रूप में आ गया था और घाटी में घुस आया। उसने जब हन ली और उस लाचार चिड़िया को देखा तो उसकी छोटी छोटी हरी आंखों में खौफ साफ दिख रहा था। हन ली को लगा कि ये ससुरा चूहा तो बड़ा समझदार निकला, लेकिन डर के बावजूद उसकी आंखों में लालच साफ चमक रहा था। जैसे ही उसने जमीन पर रेनबो स्कर्ट ग्रास देखी, वो पीली रोशनी बनकर उसकी तरफ लपका। मोनार्क सोल डाइवर्जेंस चिल्लाया, अरे रोक उसे, वो मिट्टी में घुसकर गायब होने में माहिर है। एक बार जमीन के अंदर गया तो हाथ नहीं आएगा। हनली ने इत्मीनान से मुस्कुराते हुए जवाब दिया, फिक्र मत करो, सारा इंतजाम पक्का है। जैसे ही वो ड्रैगन जमीन पर पहुंचा और देखा कि घास के पास कोई नहीं है, वो मुंह फाड़कर उस पर झपटा। लेकिन उसी पल घास के चारों तरफ से बर्फ की तरह ठंडी 12 लपटें जमीन से बाहर निकलीं। वो ड्रैगन हवा में ही था और संभलने का मौका नहीं मिला। वो बर्फ की एक मोटी परत में जम गया। जमीन से सफेद रोशनी चमकी और वहां 12 सफेद बिच्छू जैसे जीव यानी सेंटिपीड्स प्रकट हुए, जिनके मुंह से बर्फीली भाप निकल रही थी। मोनार्क सोल डाइवर्जेंस ठहाका मारते हुए बोला, अच्छा, तो तूने अपने इन सफेद गुंडों को पहले ही वहां तैनात कर रखा था। मैं तो खामखा परेशान हो रहा था। वो आर्मर्ड अर्थ ड्रैगन था तो बड़ा सख्त, लेकिन इन 12 6 विंग्ड फ्रॉस्ट सेंटिपीड्स की मिलीजुली ठंड के आगे उसकी एक न चली। हन ली ने बड़े ठंडे अंदाज में कहा, मैंने तो बस एहतियात के तौर पर इन्हें रखा था, सोचा नहीं था कि ये चूहा फंस जाएगा। इसके बाद हन ली उड़कर चिड़िया के पास पहुंचा और उसकी पूंछ के पंखों को घूरने लगा। उसने प्यार से चिड़िया से कहा, मुझे पता है तू मेरी बात समझ सकती है। मेरा तुझे मारने का कोई इरादा नहीं है, तो अब तू खुद अपनी पूंछ के पंख दे देगी या मैं नोच लूं? चिड़िया समझ गई कि अब खैर नहीं है। वो डर के मारे कांपने लगी और बेबसी में जोर से चीखी। हन ली का चेहरा सख्त हो गया और उसने जोर से हुंकारा भरा। उसने अपने हाथ पर नीली रोशनी लपेटकर जैसे ही हाथ बढ़ाया, चिड़िया ने डर के मारे खुद ही अपने पूंछ के पंख झाड़ दिए। अगर हन ली उन्हें खींचता तो चिड़िया की जान पर बनाती। खुद से गिराने में उसकी ताकत तो कम हुई, पर वो जख्मी होने से बच गई। हन ली ने खुश होकर वो पंख एक डिब्बे में बंद किए और हिफाजत से अपनी जेब में रख लिए। फिर उसने चिड़िया के सिर पर हाथ रखकर अपनी थोड़ी सी ताकत उसके अंदर डाली और उसे बेहोश कर दिया। अब हन ली की नज़र उस जमे हुए ड्रैगन पर पड़ी। वो बेचारा बर्फ के अंदर से ही डरी हुई आंखों से हन ली को देख रहा था। हन ली नीली रोशनी की तरह उड़कर उसके पास नीचे उतरा। करीब 15 मिनट बाद आसमान में बिजली की रफ्तार से एक सुनहरी रोशनी आई। उसने घाटी का चक्कर लगाया और फिर एक बुढ़िया के रूप में जमीन पर उतरी, जो बैंगनी कपड़ों में थी। उसके साथ फांग चू भी था, जिसकी डर के मारे सांसें अटकी हुई थीं। घाटी का सुरक्षा घेरा अब हट चुका था। वहां बस वो बेहोश चिड़िया पड़ी थी, जिसके पूंछ के पंख गायब थे। बुढ़िया ने जब ये देखा तो वो आग बबूला हो गई। उसने अपनी अंदरूनी ताकत से जांच की तो पाया कि चिड़िया जिंदा है, पर उसके पंख छिन गए हैं। उसने दांत पीसते हुए फांग चू से कहा, जा देख इसे होश में ला सकता है क्या। फांग चू बेचारा जी हुजूर कहता हुआ नीचे भागा।
वो तो भला हो इस बुढ़िया का जो उसे रास्ते में मिल गई थी, वरना वो इतनी जल्दी यहां नहीं पहुंच पाता। बुढ़िया ने अपनी आंखें बंद की और अपनी अंदरूनी ताकत फैला दी ताकि उस गुस्ताख चोर को ढूंढ सके। थोड़ी ही देर में उसे कुछ महसूस हुआ। उसने फांग चू को वहीं रुकने का हुक्म दिया और खुद सोने की लकीर की तरह आसमान में उड़ गई। जब वो करीब 100 किलोमीटर दूर पहुंची तो उसने एक अजीब से दिखने वाले कल्टीवेटर को रोक लिया जो वहां से खिसकने ही वाला था। बुढ़िया ने शक भरी नजरों से उसे देखा और कड़क आवाज में पूछा, अरे ये तो डेविलवुड सेक्ट का कल्टीवेटर माँ है। तू अपने अड्डे पर शांति से बैठने के बजाय हमारी पहाड़ियों में क्या गुल खिला रहा है? क्या ये सारा तमाशा तूने ही किया है? वो पीले कपड़ों वाला नकाब वाला आदमी बस उसे देखता रह गया। उसकी आंखों में इंसानों जैसी नहीं बल्कि जानवरों जैसी सुनहरी चमक थी। उस नकाबपोश कल्टीवेटर ने एक सूखी हंसी हंसी और डरते डरते बोला, कल्टीवेटर सन, तुम तो बड़ी जल्दी पहुंच गए, पर लगता है तुमने गलत बंदे को पकड़ लिया है। मैं तो बस एक जंगली जानवर का पीछा कर रहा था और गलती से तुम्हारी पहाड़ियों में घुस आया। मैंने भी देखा कि यहाँ छोटे मोटे जानवर गदर मचा रहे हैं, तो मैं भी बस यही देखने की कोशिश कर रहा था कि आखिर माजरा क्या है। जैसे ही उस बुढ़िया के चेहरे पर बैंगनी रोशनी चमकी, उसने जोर से नाक सिकोड़ी और रौब झाड़ते हुए बोली, जानवर का पीछा कर रहे थे? क्या कल्टीवेटर माँ को लगता है कि मैं सठिया गई हूँ? तुम मिड नेसेंट सोल स्टेज के खिलाड़ी हो और अपनी फुर्ती के लिए पूरे साम्राज्य में मशहूर हो। भला ऐसा कौन सा जानवर है जिसके पीछे तुम हमारी हेवन पीक माउंटेन रेंज तक खिंचे चले आए? मैंने 100 किलोमीटर का इलाका छान मारा है और तुम्हारे अलावा मुझे कोई ऐसा माई का लाल नहीं मिला जो ये सब गुल खिला सके। हुआ क्या है? क्या उस जानवरों के शोर शराबे ने हाइसन पैलेस का कुछ बिगाड़ दिया? मैं तुम जैसे लेट नेसेंट सोल के बड़ों की इज्जत करता हूं, तभी तमीज से पेश आ रहा हूं, पर मुझे लग रहा है कि तुम मुझे फंसा रही हो। भले ही मैं तुम्हारे सामने टिक ना पाऊं, पर मैं कोई कच्चा खिलाड़ी भी नहीं हूं। मेरे सेक्ट के चेलों को पता है कि मैं यहां आया हूं। पंगा लेने से पहले एक बार सोच लो, वरना राइटियस और डेविलिश डाओ के बीच जंग छिड़ जाएगी। भले ही वो नकाबपोश अंदर से डरा हुआ था, पर वो झुका नहीं और उसकी आंखों से सुनहरी चमक निकलने लगी। बुढ़िया ने अपनी आंखें मींची और काफी देर बाद ठंडे लहजे में पूछा, सच में तुमने नहीं किया? नकाबपोश ने चैन की सांस ली और थोड़ा दबते हुए बोला, अगर तुम्हें चाहिए तो मैं अपनी जान की कसम डेविल हार्ट ओथ खा सकता हूं, पर मुझे अभी तक ये नहीं पता कि तुम्हारे सेक्ट के साथ हुआ क्या है। बुढ़िया का चेहरा थोड़ा ढीला पड़ा और वो बोली, कसम खाने की जरूरत नहीं है, शायद तुमने ये नहीं किया होगा। डेविलवुड सेक्ट में तुम्हारी जो इज्जत है उसे देखते हुए तुम ऐसी ओछी हरकत नहीं करोगे। ऊपर से मैंने कभी सुना भी नहीं कि तुम्हारे पास जानवरों को बुलाने की कोई ताकत है, पर तुम जिस जानवर को ढूंढने यहां आए हो वो पक्का कुछ खास होगा। जरा हमें भी तो बताओ। ये सोचकर कि सच बोलने में ही भलाई है वरना शक बना रहेगा, उसने झटपट बताया, वो जानवर वाकई में नायाब है, पर तुम्हारे पाले हुए वास्ट यांग बर्ड के सामने कुछ भी नहीं है। वो एक आर्मर्ड अर्थ ड्रैगन था जो अभी अभी ग्रेड 7 पर पहुंचा था। मैंने उसे पड़ोस के इलाके में देखा था, पर ससुरा बड़ा चालाक निकला और जमीन के अंदर छुपने में उस्ताद था। हफ्ते भर से उसके पीछे लगा हूं, तब जाकर यहां पहुंचा हूं। ग्रेड 7 का आर्मर्ड अर्थ ड्रैगन? बुढ़िया हैरानी से चिल्लाई, इतने ऊंचे लेवल का जानवर तो वाकई में कीमती है, तभी तुम पागलों की तरह यहां घुस आए। तो क्या तुमने उसे पकड़ लिया? मैंने उसके बारे में बहुत सुना है पर कभी अपनी आंखों से नहीं देखा। जरा हमें भी दिखाओगे? माफ करना कल्टीवेटर सन, तुम्हें निराशा ही होगी। जब वो जानवरों का गदर मचा तो मेरी जादुई तकनीक ने काम करना बंद कर दिया और वो मेरे हाथ से निकल गया। लेकिन क्या? बुढ़िया की आंखों में चमक आई। लेकिन जब मैं उसे ढूंढ रहा था तो मैंने आसमान में एक नीली रोशनी की लकीर देखी। वो बहुत तेज थी और तुम्हारे महल का बंदा तो बिल्कुल नहीं लग रहा था। मुझे लगता है कि इस पहाड़ी में जो भी कांड हुआ है उसके पीछे वही है। मैंने सोचा उसका पीछा करूं, पर वो इतना तेज था कि पलक झपकते ही गायब हो गया। उसके तुरंत बाद तुमने मुझे पकड़ लिया। नकाबपोश ने बेबसी में एक हंसी हंसी। बुढ़िया बेचैन हो गई और फौरन पूछा, नीली लकीर? और तुमने कहा वो यहीं था? किस तरफ गया? नकाबपोश ने पलकें झपकाईं और शांति से जवाब दिया, वो पहाड़ियों से बाहर की तरफ निकल गया। अगर तुम अभी निकलो तो शायद उसे पकड़ लो। सुराग मिलते ही बुढ़िया बोली, बहुत बहुत शुक्रिया कल्टीवेटर माँ, मैं खुद जाकर देखती हूँ। और जब वो जानवर गायब ही हो ही गया है तो तुम भी यहाँ से दफा हो जाओ। हमारे और तुम्हारे गुटों के बीच दुश्मनी है और सबकी अपनी अपनी जगह तय है। जब मैं वापस आऊं तो तुम यहाँ दिखने नहीं चाहिए। और इतना कहकर वो सुनहरी रोशनी बनकर उड़ गई। जब वो ओझल हो गई तो नकाबपोश ने दांत पीसते हुए कहा, वो बुढ़िया उतनी ही खतरनाक है जितना सुना था। काम निकलते ही अपनी दबंगई दिखाने लगी। दुश्मनी है? हाँ, पक्का वो खुद उस आर्मर्ड अर्थ ड्रैगन को हथियाना चाहती है।
मुझे जहां तक लगता है उस नीली रोशनी वाले बंदे का ही हाथ है उस ड्रैगन को गायब करने में। और उसकी रफ्तार तो किसी लेट नेसेंट वाले जैसी थी। उसे पकड़ना खाला जी का घर नहीं है। बुढ़िया भी काफी घबराई हुई लग रही थी। लगता है उस अनजान बंदे ने हाई सन पैलेस की बैंड बजा दी है। देख के बड़ा मजा आया। फिर उसने अपनी कमर पे लटके थैले स्पिरिट बीस्ट पाउच को देखा और मुस्कुराते हुए बड़बड़ाया, चलो ड्रैगन न सही, पर ये ब्लैक ब्लड स्पाइडर हाथ लग गया, चक्कर सफल रहा। उस ड्रैगन का आना उस बंदे के लिए बड़े काम का रहा। उसने पता नहीं कौन सा तरीका अपनाकर उसे पागल कर दिया था। उसने अचानक सिर उठाया और बोला, हकीकत में ये पक्का जानवरों को लुभाने का कोई तरीका होगा। मुझे जल्दी जाकर सीनियर मार्शल ब्रदर मुंह को ये बात बतानी होगी। आसपास देखने के बाद उसने अपने शरीर को हरी रोशनी से ढका और आसमान फाड़ते हुए निकल गया। बुढ़िया आधे दिन तक पागलों की तरह उड़ती रही और अपनी भीतरी ताकत स्पिरिचुअल सेंस से हजारों किलोमीटर का इलाका छान मारा, पर उसे कुछ संदिग्ध नहीं मिला। हार मानकर उसे खाली हाथ लौटना पड़ा और उसने इस बात को दबा दिया, अगर दूसरे गुटों को पता चलता तो हाई सन पैलेस की थू-थू हो जाती। गनीमत ये थी कि जिस बंदे ने वास्ट यांग बर्ड पर हमला किया वो सिर्फ उसके पंख ले गया, उसे जान से नहीं मारा। 30 साल और कुछ जड़ी बूटियों के दम पर वो पक्षी फिर से तंदुरुस्त हो जाएगा। बुढ़िया खून का घूंट पीकर रह गई, पर उसने अपने खास चेलों को काम पर लगा दिया कि पता लगाओ कौन सा नेसेंट सोल वाला पागल इन दिनों पक्षी के पंखों से कोई हथियार बनाने की फिराक में है। बदला लेने के अलावा वो उस बंदे से वो तरीका भी छीनना चाहती थी जिससे जानवरों को काबू किया जा सके। अगर वो हाथ लग गया तो जानवरों का शिकार करना बच्चों का खेल होता। यही बात डेविलवुड सेक्ट वाले भी सोच रहे थे। उन्होंने भी अपने बंदे फैला दिए कि लॉन्ग प्रोविंस के आसपास किसी नए नेसेंट सोल वाले का पता लगाओ। इन दो बड़ी ताकतों की चुपचाप की जा रही हरकतों ने छोटे मोटे गुटों को डरा दिया। सबको लगा कि अब महायुद्ध होकर रहेगा। जब सब डरे सहमे हुए थे और अपनी जान बचाने में लगे थे, पूरे लॉन्ग प्रोविंस का माहौल एकदम गर्मागर्म हो गया। इधर हान ली को कोनो अंदाजा नहीं था कि उसके इस काम से इतना बड़ा बवाल मच गया है। वो तो एक गुमनाम पहाड़ी पर पत्थर का कमरा बनाकर अपने लूट के माल यानी उन 5 चमकते हुए पंखों को निहार रहा था। बड़े अच्छे मूड में मोनार्क सोल डाइवर्जेंस बोला, वो जो बुढ़िया तुम्हारा पीछा कर रही थी वो हाई सन पैलेस की बड़ी खिलाड़ी थी। उसका दमखम तो जबरदस्त था, पर उसकी भीतरी ताकत एकदम मामूली निकली। तभी वो तुम्हें नहीं पकड़ पाई जब तुमने अपनी शक्ति छुपाई थी, वरना मामला बड़ा पेचीदा हो जाता। हान ली मुस्कुराकर बोला, ज्यादा से ज्यादा मुझे ब्लड शैडो इवेजन का इस्तेमाल करना पड़ता। मुझे नहीं लगता कि इस दुनिया में कोई और खूंखार जानवर मिलेगा जिससे मैं बच न सकूं, पर हां, छुपने के अलावा कोई चारा नहीं था। उस बुढ़िया की रफ्तार मुझसे कहीं ज्यादा थी। बिल्कुल, और ऐसा लगता है कि तुम्हारा खतरा उठाना रण लाया। तुम्हें न सिर्फ ये कीमती पंख मिले, बल्कि वो आर्मर्ड अर्थ ड्रैगन भी हाथ लग गया। अगर तुमने उसे पाल लिया तो आगे चलकर तुम्हें बहुत सारे खजाने ढूंढने में मदद मिलेगी। मोनार्क सोल डाइवर्जेंस ने खुश होकर कहा, बात तो सही है, पर यह जानवर अब पूरा बड़ा हो चुका है। इसे पालतू बनाना इतना आसान थोड़े ही है। ये तो बस मेरी किस्मत अच्छी थी कि ये हाथ लग गया। अरे कोई बात नहीं, बड़े जानवरों को पालना उतना मुश्किल नहीं है जितना लोग समझते हैं। जो ज्यादा दिमाग वाले होते हैं उन्हें काबू करना और भी आसान होता है। मोनार्क सोल डाइवर्जेंस ने बड़े उस्ताद वाले अंदाज में कहा। हान ली ने अपनी भौहें चढ़ाई और बोला, अच्छा ऐसी बात है का? खुद देख लेना, ये ड्रैगन काफी समझदार लग रहा है। इसे ठीक करने में ज्यादा मशक्कत नहीं होगी। उम्मीद तो यही है, हान ली हंसकर बोला, पर पहले मैं इसका मिजाज थोड़ा ठंडा होने दूंगा, फिर इसे काबू करूंगा। पहले इन पंखों का कुछ इंतजाम करता हूं, फिर जिन कैपिटल के मेले में निकलता हूं। जरा देखूं तो सही कि इस साम्राज्य का सबसे बड़ा शहर कैसा दिखता है। मैं एक बार वहां जा चुका हूं। भले ही वो आम इंसानों का शहर है, पर उसकी शान और शौकत एकदम झकास है। मोनार्क सोल डाइवर्जेंस ने तारीफ की। अब तो मेरा वहां जाने का और भी मन कर रहा है। शुक्र है हम ज्यादा दूर नहीं हैं। पंखों को तैयार करने में बस 1 दिन लगेगा। 3 महीने का समय वहां पहुंचने के लिए काफी है। हान ली ने बड़े सुकून से कहा। एक नीली चमक के साथ सारे पंख गायब हो गए और बस एक पंख रह गया। हान ली ने उस पंख को हवा में उछाला और अपने मुंह से नीली आग उस पर छोड़ दी। अचानक वो पंख नीली और लाल रोशनी से जगमगा उठा। उसने अपनी आंखें बंद की, पालथी मारकर बैठ गया और अपनी उंगलियों से जादू की मुद्रा बनाकर ध्यान में खो गया। एक दिन बीता और हान ली उस पत्थर वाले कमरे से बाहर निकल आया। अब उसका इरादा पहाड़ों को छोड़कर सीधे जिन एम्पायर के पूरब वाले हिस्से में जाने का था, जहां इंसानों की सबसे बड़ी नगरी जिन कैपिटल बसी थी। अभी मेले के शुरू होने में काफी टाइम बचा था, तो हान ली ने सोचा कि काहे फालतू में किसी की नजर में आना। उसने अपनी रफ्तार एकदम कम रखी, जैसे कोई मामूली कोर फॉर्मेशन वाला उड़ रहा हो। देखते ही देखते उसने लॉन्ग प्रोविंस पार कर लिया और पड़ोस वाले इलाके में दाखिल हो गया। यहां पहुंचते ही उसने अपना विंड राइडिंग चैरियट बाहर निकाला
और फिर तो भाई वो सफ़ेद रोशनी की लकीर बनकर ऐसा भागा कि हवा से बातें करने लगा। सफ़र के दौरान उसने अपनी नेसेंट सोल वाली अंदरूनी ताकत की बस हल्की सी झलक दिखाई, ताकि आसपास उड़ने वाले छोटे मोटे चिंटू पिंटू टाइप के राहगीर उससे दूर ही रहें और फालतू की चिकचिक न करें। 1 महीने बाद जब हानली राजधानी के पास वाले जिनजियांग प्रोविंस में पहुंचा तो उसने अपनी वो तेज तर्रार गाड़ी अंदर रख ली और फिर से अपनी रफ्तार और भीतरी ताकत को दबा लिया। आखिर ये पूरे साम्राज्य का दिल था, यहाँ बड़े बड़े सूरमाओं का जमावड़ा होना तय था और हानली फालतू के पछड़े में नहीं पड़ना चाहता था। 2 हफ्ते और बीत गए। अब नज़ारा कुछ और ही था। हानली नीले रंग के किताबी कीड़ों वाले कपड़े पहने एक खटारा सी घोड़ा गाड़ी पर सवार था, जिसे एक मरियल सा बूढ़ा घोड़ा खींच रहा था। वो गाड़ी की अगली सीट पर बैठा ऐसे झटके खा रहा था मानो उसे गहरी नींद आ रही हो, पर असल में मामला कुछ और ही था। वो चुपके चुपके अपनी सोल स्नो पिल को पचाने में लगा था, जिसे उसने कुछ दिन पहले गटका था। डेविल फॉल वैली की उस जादुई जगह से निकलने के बाद वो ऐसी दर्जन भर गोलियां डकार चुका था। गोलियां क्या थीं, एकदम पुराने जमाने का असली माल थी। उसे साफ महसूस हो रहा था कि उसकी सेलेस्टियल आइस फ्लेम्स और 6 विंग्ड फ्रॉस्ट सेंटीपीड्स वाली ठंडी ताकत पहले से कहीं ज्यादा दमदार और जहरीली हो गई है। यहां तक कि उसकी पर्पल एपेक्स फ्लेम्स की गंदगी भी धीरे धीरे साफ हो रही थी। बस एक ही मलाल था कि ससुरी ये गोली पचने में बहुत नखरे दिखाती थी। एक गोली को पूरी तरह अंदर उतारने में 3-4 महीने लग जाते थे। हानली सोच रहा था कि काश हर महीने एक गोली खा पाता तो 100 साल के अंदर उसकी बैंगनी आग ऐसी खूंखार हो जाती कि 1000 किलोमीटर की धरती को एक झटके में बर्फ बना देती। खैर, अभी भी उसकी ये आग ऐसी थी कि बड़े बड़े डेविल और राइटियस गुटों के पास भी इसका कोई तोड़ नहीं था। अब आप सोच रहे होंगे कि ये इतना बड़ा खिलाड़ी इस टूटी फूटी गाड़ी पर काहे घूम रहा है। तो भैया बात ऐसी है कि जिन कैपिटल के 500 किलोमीटर के दायरे में लड़ाई झगड़ा और उड़ना एकदम मना था। ये नियम यहाँ की सरकार को इज्जत देने के लिए बनाया गया था। हालांकि नेसेंट सोल वाले दबंग इस नियम को जूते की नोक पर रखते थे, पर हानली के पास टाइम बहुत था और उसे अपनी गोली भी पचानी थी, तो उसने एक गांव से ये खटारा गाड़ी खरीदी और मजे से निकल पड़ा। रास्ते में उसे कई छोटे मोटे राहगीर मिले, पर उसने अपनी भीतरी ताकत को ऐसा दबा रखा था कि किसी को कानों कान खबर नहीं हुई कि ये कोई बड़ा कल्टीवेटर है। सब उसे एक मामूली इंसान समझकर आगे निकल जा रहे थे। तभी अचानक दूर से घोड़ों के टापों की गड़गड़ाहट सुनाई दी। हानली ने आंखें खोलीं और अपनी गाड़ी किनारे लगा ली। पीछे से धूल का एक जबरदस्त गुबार उठा। उसमें चांदी जैसी चमकती ढाल बख्तर पहने सिपाही थे और एक झंडे पर बड़े बड़े अक्षरों में किंग लिखा था। उन सिपाहियों के बीच में कुछ कीमती गाड़ियां थीं जो चमक रही थीं। हानली की आंखें फटी की फटी रह गईं। अरे, ये तो जादुई औजार हैं। उसने अपनी भीतरी नजर से देखा तो पता चला कि एक गाड़ी में छोटे दर्जे के कुछ कल्टीवेटर्स भी बैठे हैं। उसे बड़ा अचंभा हुआ कि ये फौजियों के साथ क्या कर रहे हैं। जैसे ही वो फौज का दस्ता उसके पास से गुजरा, हवा के झोंके से उसकी खटारा गाड़ी हिल गई। उन फौजियों के चेहरों पर एक अलग ही खूंखारपन था, जैसे अभी अभी खून खराबा करके आ रहे हों। तभी एक गाड़ी की खिड़की हल्की सी खुली और अंदर बैठे किसी शख्स ने हानली को देख लिया और उसके मुंह से हल्की सी चीख निकल गई। हानली को वो आंखें कुछ जानी पहचानी लगी, पर इससे पहले कि वो कुछ समझ पाता, काफिला धूल उड़ाता हुआ आगे निकल गया। कुछ दूर आगे एक तिराहा था जहां घने पेड़ों के नीचे चाय पानी की कुछ दुकानें सजी थीं। वो फौज का दस्ता वहीं रुका हुआ था। हानली ने सोचा कि चुपचाप निकल चले, पर तभी एक सिपाही ने आकर उसका रास्ता रोक लिया। सिपाही ने तमीज से सलाम ठोका और पूछा, साहब, क्या आपका नाम हान है? हानली ने जवाब दिया, हाँ भाई, हम ही हैं। काहे रास्ता रोके हो? सिपाही बोला, अगर आप हान साहब हैं तो हमारी मालकिन आपसे चाय पर कुछ गपशप करना चाहती हैं। हानली समझ गया कि वो पहचानी सी आंखें किसकी थीं। वो सिपाही के पीछे पीछे दुकान के अंदर गया, जहां 2 लड़कियां और एक रौबदार आदमी बैठे थे। वो आदमी तो हिला तक नहीं, पर उन दोनों लड़कियों में से एक, जिसकी ताकत कम थी, वो खुशी से चहक उठी। ब्रदर हान, इतने सालों बाद आपको देखूंगी ऐसा तो सपने में भी नहीं सोचा था। आपकी उस मदद को हम आज तक नहीं भूले। हानली मुस्कुराया और बोला, अरे, ये तो यंग मिस काओ है। बड़ी अजीब मुलाकात हुई भाई। ये वही काओ मैंग्रॉन थी जिससे हानली बरसों पहले मिला था। उसने अपनी सहेली और अपने चाचा का परिचय करवाया, जो साम्राज्य के बड़े जनरल थे। हानली बस मन ही मन मुस्कुरा रहा था कि दुनिया वाकई बहुत छोटी है। ब्रदर हान, आइए बैठिए, कुछ यादें ताजा करते हैं। हानली ने काओ मैंग्रोंग की सीनियर वाली दीदी को देख के बस सर हिला दिया, पर जैसे ही उसे पता चला कि सामने खड़ा आदमी कोई ऐरा गैरा नहीं है तो उसके कान खड़े हो गए। वो एकदम से बोल पड़ा, अरे बाप रे, साउथ पिलर जनरल, तो आप ग्रेट जिन के उन 8 खलीफा जनरलों में से एक हो। भाई, हमसे तो बड़ी भारी भूल हो गई, हमने पहचाना ही नहीं। सच तो यह है कि हानली को ग्रेट जिन के दरबार कचहरी से कोई खास मतलब नहीं था, पर इन बड़े नामों का डंका इतना बचता था कि उसे भी पता था
ये 8 जनरल पूरे साम्राज्य की फौज को अपनी उंगलियों पर नचाते थे। हर एक के नीचे लाखों की सेना थी जो सरहदों पर दुश्मनों के छक्के छुड़ाती थी। पर हान ली की दिलचस्पी इन जनरलों में इसलिए नहीं थी कि वो कोई देशभक्त था, बल्कि असली बात ये थी कि इनमें से 3 तो शाही खानदान के सगे संबंधी थे और बाकी के 5 को कल्टीवेशन की दुनिया की बड़ी बड़ी ताकतों ने अपनी शह पर उस गद्दी पर बैठाया था। यहां तक कि ग्रेट जिन का शाही परिवार भी इनसे पंगा लेने से कतराता था। अब ये साउथ पिलर जनरल जब राजा का रिश्तेदार नहीं था तो पक्का इसका हाथ किसी बड़े गुट के साथ जुड़ा था। जनरल साहब मुस्कुराए और हाथ जोड़ के हान ली का स्वागत किया। मैंने मैंगरोंग से सुना है कि हान भाई आप एक कल्टीवेटर हो। अब मैं तो ठहरा एक मामूली सा इंसान, मेरी क्या मजाल कि आपके सामने अकड़ दिखाऊं। हान ली को समझ आ गया कि ये बस ऊपर ऊपर की चिकनी चुपली बातें हैं। इस जनरल की जो पहुंच थी उसके लिए कोर फॉर्मेशन वाले कल्टीवेटर्स को अपनी चाकरी में रखना कोई बड़ी बात नहीं थी। हाँ, नेसेंट सोल वाले उसके हाथ ना आते। हान ली ने पहले ही काओ मैंगरोंग को बता रखा था कि वो अभी ची कंडेंसेशन लेवल पर ही है, पर यह जनरल सच में बड़ा जिगर वाला और समझदार था, जो एक मामूली से दिखने वाले बंदे को भी इतनी इज्जत दे रहा था। ऊपर से बिना किसी बड़े अंगरक्षक के राजधानी की तरफ निकल पड़ना ये भी किसी दबंगई से कम नहीं था। हान ली ने भी थोड़ी नरमी दिखाई और बोला, अरे जनरल वांग, आप तो शर्मिंदा कर रहे हैं। हम जैसे घुमक्कड़ कल्टीवेटर्स ने भी आपके किस्से खूब सुने हैं। तभी वांग खानदान की वो लड़की मुस्कुरा के बोली, कल्टीवेटर हान, मैंने सुना है आपने मेरी छोटी बहन काओ को कुछ समय के लिए भीतरी ताकत बढ़ाने के गुर सिखाए थे, जिसकी वजह से वो कुछ ही सालों में 2 पायदान ऊपर चढ़ गई। मेरी उस्ताद जब ये सुनी तो उन्होंने बड़े चाव से कहा कि काओ की किस्मत बड़ी बुलंद है। उस्ताद का तो ये भी मानना था कि हान भाई ने अपनी असली ताकत छुपाई हुई है, क्योंकि कोई मामूली बंदा ऐसे कमाल नहीं दिखा सकता। और अब जब आपके शरीर से भीतरी ताकत की कोई खुशबू तक नहीं आ रही तो साफ है कि आपने अपनी ताकत को दबाने की कोई जबरदस्त कला सीख रखी है। लगता है मेरी उस्ताद की बात एकदम पत्थर की लकीर निकली। ये सुनते ही बेचारी काओ मैंगरोंग की तो जैसे आंखें ही खुल गईं। वो खुशी के मारे हान ली को देख तो रही थी, पर जब उसने गौर किया कि उसके शरीर में तो रत्ती भर भी अंदरूनी शक्ति महसूस नहीं हो रही तो वो हकबका के चिल्ला उठी, ई का हो गया? हान भाई, तो आपकी ताकत अब? हान ली ने बड़े इत्मीनान से जवाब दिया, बात दरअसल ये है कि कुछ वक्त पहले मेरे साथ एक बहुत बड़ा हादसा हो गया था। मुझे गहरी चोटें आईं और मेरी अंदरूनी ताकत का कचरा हो गया। अब धीरे धीरे सब ठीक कर रहा हूं, पर मेरा इरादा आपसे कुछ छुपाने का नहीं था। उसने अपनी असली औकात बताने का कोई हिंट नहीं दिया। लड़की ने अपनी आंखें मटकाते हुए हान ली को ऊपर से नीचे तक फिर से देखा, पर उसे कुछ पल्ले नहीं पड़ा। वो मीठी आवाज में बोली, तब सो भाई आपको सीनियर कहना ही सही रहेगा। अब उम्मीद है कि आप बुरा नहीं मानेंगे कि छोटी बहन काओ ने आपको इतने दिनों अपने बराबर का समझा। अरे सीनियर मुझे? अरे रहने भी दो। हान ली ने अपना सिर झटक दिया। मैं यहाँ ग्रेट जिन में बस एक आवारा सा कल्टीवेटर हूँ, मुझे इन नाम धाम से फर्क नहीं पड़ता। काओ ने जो मेरी मदद की है उसका मैं कर्जदार हूँ। वो मुझे जैसे पहले बुलाती थी वैसे ही बुलाए तो बढ़िया है। काओ मैंगरोंग के चेहरे का रंग उड़ा और फिर वो शर्मा के लाल हो गई। उसने चुपचाप हान ली की बात मान ली। जनरल साहब ये सारा तमाशा देख रहे थे। उन्होंने बड़े प्यार से ऑफर दिया, तो मतलब हान भाई आप कोई मंझे हुए खिलाड़ी निकले। भले ही मैं एक साधारण इंसान हूं, पर मुझे आप जैसे पावरफुल लोगों के साथ बैठना उठना पसंद है। सुना है आप भी राजधानी जा रहे हो, तो क्यों ना हम साथ ही चलें? हान ली ने 2 मिनट सोचा और फिर मान गया, चलिए साथ ही चलते हैं। थोड़ी जहमत आपको भी उठानी पड़ेगी। दरअसल वो सोच ही रहा था कि राजधानी में किसी ऐसे बंदे को पकड़ा जाए जिसे वहां के व्यापार मेलों की पूरी खबर हो, और अब ये रईस जनरल सामने था तो इससे बेहतर कौन हो सकता था। बातों बातों में पता चला कि काओ मैंगरोंग के पिताजी की तरक्की हो गई है। अब वो राजधानी में बड़े फौजी अफसर बन गए हैं। कहने को तो उनका ओहदा बहुत ज्यादा नहीं बढ़ा था, पर सरहद से सीधा राजधानी में पोस्टिंग मिलना किसी जैकपॉट से कम नहीं था। जब उनके पिताजी वहां जा रहे थे तब वो अपनी साधना में डूबी हुई थी, इसलिए अब वो अपने चाचा और सीनियर दीदी के साथ वहां जा रही थी। हान ली ने भी अपनी कहानी को बस इतना ही बताया कि वो अपनी चोटें ठीक करने में लगा हुआ था और अभी हाल ही में बाहर निकला है। उसने ज्यादा गहराई में जाने की जरूरत नहीं समझी। उन लड़कियों ने भी ज्यादा कुरेदा नहीं, क्योंकि जब वो पहली बार बर्फ में जमा हुआ मिला था तो उसकी हालत वैसे ही खस्ता थी। चाय की चुस्कियों के साथ जनरल वांग और हान ली में ऐसी जमी कि बाकी सब किनारे हो गए। जनरल साहब को पुरानी कहानियों और दबी हुई तारीखों का बड़ा शौक था। वो ऐसे बात कर रहे थे जैसे कोई बहुत बड़ा विद्वान हो। हान ली को भी उनकी तहजीब और बातें बड़ी पसंद आईं। जनरल साहब भी हान ली के ज्ञान के मुरीद हो गए। हान ली ने अपनी तलाश के दौरान कई पुरानी पोथियां और गुप्त तरीके पढ़े थे, और जब उसने पुराने राज खोलना शुरू किए तो जनरल साहब बस सुनते ही रह गए। वहां बैठी दोनों लड़कियां खुद को फालतू महसूस करने लगीं। वांग लड़की को थोड़ा गुस्सा भी आया।
उसे पता था कि उसके चाचा को पुरानी चीजों का भूत सवार है, पर उसे ये नहीं पता था कि ये सीनियर हान उन्हें अपनी बातों में ऐसा फंसा लेंगे। काओ मैंगरोंग बस चुपचाप हानली को निहारती रही। जब भी हानली उसकी तरफ देखता वो नजरें फेर लेती। वांग लड़की ये सब देख रही थी और उसे बड़ी हंसी आ रही थी। उसे लग रहा था कि उसकी छोटी बहन इस सांवले सलोने बंदे के चक्कर में पड़ गई है। उसे लगा था कि कल्टीवेटर हान कोई बहुत बड़ा हीरो जैसा दिखता होगा, पर यह तो एकदम साधारण सा निकला। उसे लगा कि ये जोड़ा तो एकदम बेमेल है। ये लड़का तो शायद फाउंडेशन एस्टैब्लिशमेंट का होगा और इसकी उम्र तो बहुत ज्यादा होगी, जबकि उसकी छोटी बहन तो दूध पीती बच्ची जैसी है। उसने तो मन ही मन ये तक सोच लिया कि अगर जरूरत पड़ी तो वो अपने घर के कोर फॉर्मेशन वाले गुंडों से कहकर इस हान ली को रस्ते से हटवा देगी। जनरल साहब जोश में बोले जा रहे थे, गजब! तो आप कह रहे हैं कि दुनिया में ऐसी दरारें आ गई थी जिनसे दूसरे लोग के राक्षस यहां घुस आए थे? ये बात तो मेरे यहाँ के बड़े बड़े महारथियों ने भी नहीं बताई। हान भाई, आपने तो मेरी आंखें खोल दी। पर एक बात बताइए, वो जो कुनवू नाम का पहाड़ था जहां देवता रहते थे, उसके बारे में? जनरल अपनी बात पूरी भी नहीं कर पाए थे कि अचानक हानली के शरीर के अंदर से किसी बिजली सी कड़कने या अजगर के दहाड़ने जैसी आवाज आई। आवाज तेज नहीं थी, पर पूरे कमरे में सन्नाटा छा गया। हानली का चेहरा एकदम सफेद हो गया, उसके शरीर से नीली रोशनी निकली और एक पल में वो वहां से गायब हो गया। जब सबने बाहर देखा तो वो बाहर खड़ा आसमान की तरफ बड़ी ही खूंखार और गंभीर नजरों से देख रहा था। वांग लड़की चिल्लाई, क्या हुआ हान भाई? क्या आपके पास कोई जादुई हथियार है? क्या आप सच में कोर फॉर्मेशन वाले हो? उधर काओ मैंगरोंग का तो डर के मारे बुरा हाल था। वो अपना दुपट्टा भींचकर उसे देख रही थी। हानली ने तुरंत खुद को संभाला और बोला, कुछ नहीं, बस मेरा एक पुराना दोस्त ऊपर से उड़ा जा रहा था, पर वो इतनी तेजी से निकला कि मैं उसे पकड़ नहीं पाया। माफी चाहता हूं, मैं अब आप लोगों के साथ नहीं चल सकता। मेरा एक बहुत जरूरी काम आ गया है, अब मैं चलता हूं। इतना कहते ही उसने जमीन पर एक जोरदार लात मारी और नीली बिजली की तरह आसमान में गायब हो गया। चाय की दुकान पर बैठे लोग ये तमाशा देखकर हक्के बक्के रह गए और जमीन पर गिर के सजदा करने लगे। अरे भाई देखो, साक्षात देवता उड़ रहे हैं, हमारी किस्मत खुल गई, देवता के दर्शन हो गए। पूरी दुकान में शोर मच गया और हानली तब तक बादलों के पार जा चुका था। खाना खत्म करने के बाद हानली दबे पांव एक छोटी सी पहाड़ी की चोटी पर जा पहुंचा। वहां से उसने दूर बसे उस बड़े से शहर को निहारा जहां गाड़ियां और लोग चींटियों की तरह फाटक के अंदर बाहर हो रहे थे। हानली का चेहरा एकदम उतरा हुआ था और वो बड़े उदास मन से ये सब देख रहा था। तभी उसके दिमाग में मोनार्क सोल डाइवर्जेंस की आवाज गूंजी, अरे छोड़ो भी अब, जो बीत गई सो बात गई। कम से कम इतना तो पता चल गया कि वो ससुरा एल्डर डेविल इसी जिन में दुबका बैठा है। अपनी तलवारें वापस लेने का मौका फिर कभी मिल जाएगा, पर अभी जोश में होश खोने का वक्त नहीं है। तुम्हारी अंदरूनी शक्ति अभी पूरी तरह लौटी नहीं है और ट्राइफ्लेम फैन को भी अभी पूरी तरह धार देना बाकी है। वो एल्डर डेविल भले ही पुराने जख्मों से करहा रहा हो, पर दूसरों की आत्माएं और कोर डकार कर उसने भी अपनी ताकत बढ़ा ही ली होगी। अगर अभी उससे भिड़ गए तो जीतना टेढ़ी खीर है। हानली थोड़ा मुस्कुराया और बोला, सीनियर, बात तो आपकी एकदम टकाटक है। अगर मैं अभी उसके पीछे भागा तो 10 में से 1 चांस ही है कि मैं उसे धूल चटा पाऊंगा। वो वाकई में बड़ा खूंखार है। पहले मैं थोड़ा हड़बड़ा गया था क्योंकि मुझे अपनी तलवारें वापस चाहिए थीं ताकि मैं ऑरिएट स्वॉर्ड फॉर्मेशन का जलवा दिखा सकूं। अब लगता है कि जब तक आपका पपेट वाला शरीर तैयार नहीं हो जाता और मैं ट्राइफ्लेम फैन को पक्का नहीं कर लेता, तब तक सब्र का फल ही मीठा है। वैसे वो शैतान बड़ी जल्दी में लग रहा था, तभी तो इतनी रफ्तार में उड़ा जा रहा था कि उसने मुझे देखा तक नहीं। रही बात मेरी उन 2 बैम्बू क्लाउड स्वॉर्म स्वॉर्ड्स की, तो वो उन्हें अपने काबू में तो कर नहीं पाया है, पर उन्हें छोड़ने का उसका मन भी नहीं है। आखिर वो बनी भी तो है हजारों साल पुराने गोल्डन लाइटनिंग बैम्बू से, और उनमें रिफाइंड क्रिस्टल और ऑरिक एसेंस का तड़का भी लगा है। इतनी कीमती चीज वो ऐसे ही थोड़े ही ना फेंक देगा, और अगर उन्हें तोड़ने की सोचेगा तो उसकी अपनी नानी याद आ जाएगी, क्योंकि उन तलवारों को खत्म करने के लिए उसे अपनी डेविल फ्लेम फूंकनी पड़ेगी जिसमें बहुत दम निकलेगा। वो ससुरा इतना बेवकूफ नहीं है कि बिना मतलब अपनी ताकत बर्बाद करे। मोनार्क सोल डाइवर्जेंस ने एक ठंडी सांस भरी और तारीफ करते हुए बोला, ये भी सही है, पर एक बात बताऊं, अगर तुमने अगले 400 साल तक उन तलवारों पर अपनी अंदरूनी ताकत रगड़ी तो तुम्हारा स्वॉर्ड फॉर्मेशन इतना धाकड़ हो जाएगा कि वो किसी डिवाइन स्पिरिट ट्रेजर से कम नहीं लगेगा। हानली थोड़ा हंसा और बोला, हो सकता है, पर मेरा अपनी आधी उम्र सिर्फ इन हथियारों को चमकाने में बिताने का कौनो इरादा नहीं है। बुढ़ा खिलखिलाकर बोला, हे, तुम भी मेरी तरह बड़े शातिर निकले। अगर मैं भी पुराने जमाने में तुम्हारी तरह इतना फूंक फूंक कर कदम रखता तो आज डीटी ट्रांसफॉर्मेशन स्टेज पर धाक जमाए बैठा होता। खैर, वो एल्डर डेविल अगर जिन की राजधानी में आया है तो पक्का उस बड़े व्यापार मेले ट्रेड मीट के चक्कर में ही आया होगा। देख भाई हान, जरा बच के रहना, कहीं वो ससुरा तुम्हें पहचान ना ले। हानली ने सर हिलाया, चिंता मत करिए सीनियर, मैं अपनी खाल बचाना जानता हूं। सोचा था कि साउथ पिलर जनरल के रसूख का फायदा उठाकर मेले की खबर निकालूंगा,
पर अब खुद ही छानबीन करनी होगी। मुझे याद है कि जिन की राजधानी में फेंग क्लैन का एक भोजनालय है, पहले वहीं डेरा डालता हूं, किसी सराय में रुककर फालतू का रिस्क कौन ले। इतना कहकर हान ली पहाड़ी से नीचे उतरा और बड़े शहर की तरफ चल पड़ा। भले ही लोग कहते थे कि जिन की राजधानी का कोई जोड़ नहीं है, पर हान ली को यह शहर हेवनली स्टार सिटी के सामने फीका ही लगा। फिर भी शहर की बनावट बड़ी गजब की थी। बाहर की दीवार के अलावा हर आधे किलोमीटर पर 15 मीटर ऊंची दीवारें खड़ी थीं। आम लोगों ने इतना बड़ा काम कैसे कर लिया, ये देखकर वो भी दंग था। पूरा शहर 13 इलाकों में बटा हुआ था और एक इलाके से दूसरे इलाके जाने में ही आधा दिन निकल जाता था। हानली को पैदल चलने में बड़ी कोफ्त हो रही थी, क्योंकि उसे तो हवा में उड़ने की आदत थी। आखिरकार वो एक 2 मंजिला भोजनालय के सामने जा खड़ा हुआ। उसने हाथ पीछे बांधे और शान से अंदर घुस गया। होटल खचाखच भरा हुआ था। हानली सीधा काउंटर पर पहुंचा, जहां एक दुबला पतला दुकानदार बैठा था। हानली ने कुछ नहीं बोला, बस अपनी आस्तीन झटककर मेज पर एक पीला सा पत्थर रख दिया जिस पर निंग का फेंग लिखा था। उसे देखते ही दुकानदार के होश उड़ गए। उसने आसपास देखा और चुपचाप उस पत्थर को चेक किया। फिर उसने फुसफुसाते हुए कहा, मेरे पीछे आओ। वो उसे एक सुनसान कमरे में ले गया और हाथ जोड़कर बोला, अरे छोटे मालिक, आप यहाँ। इस गुलाम फेंग क्वान का प्रणाम स्वीकार करें। उसे लगा कि ये वही पुराना फेंग युए है जो असल में मर चुका था। हान ली ने एकदम कड़क आवाज में कहा, मेरे रहने के लिए कोई ऐसी जगह ढूंढ जहां कोई चू तक न करे। होटल में नहीं रुकूंगा, कोई सुनसान जगह देख, और ये बात अपने पेट में ही रखना, किसी को कानो कान खबर ना हो। जी मालिक, अभी गया और अभी आया। आधे दिन में सब इंतजाम पक्का कर दूंगा। दुकानदार फौरन भाग खड़ा हुआ। हान ली वहीं आंखें मूंद कर बैठ गया। कुछ देर बाद जब कदमों की आहट हुई तो हान ली ने आंखें खोली। दुकानदार खुशी खुशी अंदर आया। मालिक, काम हो गया। मेरा एक दोस्त है, उसका पूरा परिवार बाहर गया है और घर खाली पड़ा है। 2 साल तक कोई नहीं आएगा। आप अभी वहां जा सकते हैं। ठीक है, चलो फिर। दोनों पीछे के दरवाजे से निकले, जहां एक घोड़ा गाड़ी खड़ी थी। गाड़ी पर एक कुबड़ा बुढ़ा बैठा था। हानली ने अपनी नजरें सिकोड़ी और पूछा, ये तीसरा आदमी कौन है? मैंने कहा था ना कि बात दबनी चाहिए। दुकानदार ने गिड़गिड़ाते हुए कहा, मालिक, ये बुढ़ा वो है। ये बेचारा एकदम बहरा है, कुछ सुनता ही नहीं तो किसी को क्या खाक बताएगा, और घर काफी दूर है तो गाड़ी से चलना ही ठीक रहेगा। हानली ने कुछ सोचा और फिर गाड़ी में चढ़ गया। करीब 2 घंटे बाद गाड़ी एक ऐसी जगह रुकी जहां दूर दूर तक कोई परिंदा भी पर नहीं मार रहा था। दुकानदार मुस्कुराते हुए नीचे उतरा और दरवाजा खोलते हुए बोला, बस यही है मालिक, मैं अंदर जाकर कमरा साफ कर देता हूं। तभी हानली की आवाज गूंजी, क्यों? अंदर भागकर उन 3 गुंडों के साथ मिलकर मुझ पर हमला करने का प्लान है क्या? दुकानदार के पैरों तले जमीन खिसक गई। वो जैसे ही अंदर भागने को हुआ, हानली ने अपनी उंगली घुमाई और एक लाल धागे जैसी रोशनी उसके सिर के पीछे से निकली। अगले ही पल दुकानदार आग की लपटों में घिरकर राख का ढेर बन गया। बाहर बैठे कुबड़े बुढ़े ने जैसे ही ये देखा, वो चिल्लाया, मारो ससुरा को। बुढ़े ने एक हरा उड़ता हुआ खंजर हानली की तरफ फेंका। उसी वक्त घर के अंदर से पीला धुआं निकला और एक काला त्रिशूल और 2 लाल भाले हानली की तरफ लपके। हानली बस मुस्कुराया। उसने अपनी आस्तीन झटकी और एक लाल धुआं छोड़ा, जिसने उस हरे खंजर को ऐसे जकड़ लिया जैसे बिल्ली चूहे को दबोच लेती है। फिर उसने दूसरा हाथ हवा में लहराया और बाकी हथियारों को भी बीच रास्ते में ही फ्रीज कर दिया। अंदर से चीखने चिल्लाने की आवाजें आने लगी। उन सबको समझ आ गया कि जिससे वो भिड़ गए हैं वो कोई मामूली आदमी नहीं बल्कि बहुत बड़ा खिलाड़ी है। बुढ़ा तो एकदम पीला पड़ गया। उसने तुरंत अपनी जीभ काटी, खून का एक छींटा एक कागज पर मारा और लाल धुएं का बादल बनकर वहां से 9-2-11 होने की कोशिश करने लगा। अंदर छिपे 3 लोग भी अपनी अपनी जान बचाकर अलग अलग दिशाओं में हिरन की तरह भागने लगे।